मुझे तो उम्मीद नहीं थी। तो हमारी तो मजबूरी है, हमारी कौन सी मजबूरी है, ऐसा टाइम पास करना था। अभी थोड़ी देर में वो प्रिंट हो रहे हैं, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक थोड़ा एंटरटेनमेंट यहाँ पे महसूस कीजिए। ऑनलाइन वाले नहीं आए, लगता है उठ नहीं पाया कोई भी। ये होता है ऑनलाइन वालों को, हैबिट नहीं होती है। नहीं, सफरिंग देखो तुम्हारी, तुम्हें आदत है सफरिंग की, तो सुबह से आ गए। हाँ कुछ आए हैं वार्ता, ऑनलाइन में भी 25-30 होते हैं ना, 6 बच्चे दिख रहे हैं बस, कोई उठ ही नहीं पाया बेचारा। चलिए कोई नहीं, एंजल प्रिया का अकाउंट ज्यादा बना दिए लोगों ने लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी हैव अबाउट इज इंडिया रैंकिंग। इट्स अ रैंकिंग गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर द institutes, various kind of institutes that we have to look. The Minister of State and Education and External Affairs released India ranking. This marks a crucial step toward evaluating and recognizing the performance and quality of various institutes in India. So India ranking किसके लिए है? Institutes के लिए है, to rank them about their quality, their performance, whatever is possible, उसके बारे में। तो 2023 की बात कर लेते हैं। It is the latest edition जो रिलीज हुआ है by Ministry of Education. तो क्या क्या पैरामीटर आपको याद रखना है? पहला पैरामीटर, India ranking is about institutes and education, institute, universities and all. It is released by Ministry of Education. ये दो चीजें याद रखनी है। And it is the part of, ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, it is the part of National Institutional Ranking Framework. ठीक है, तीन चीजें हो गई। पहला, it is about the institutes and education universities. It is released by Ministry of Education and it is a part of National Institute Ranking Framework. ठीक है, and it is only for higher education. अब UPSC इसी में खेलता है, but it will write that consider the following statement about India ranking. So it will write it is a ranking for education institutes and universities including schools. गलत है सही है? गलत है। तो याद रखिएगा केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, केवल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और के लिए नहीं है फिलहाल ये, ठीक है। और इट प्रोवाइड, जो तो पता ही लग गया आपको, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के बारे में। लेट्स सी द की हाइलाइट्स। IIT मद्रास has attained the first position overall as well as in the engineering. IISc Bangalore, Indian Institute of Sciences, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। It has attained in university category IIM Ahmedabad in management, AIMS New Delhi in medical, and NIPER Hyderabad in pharmacy. क्लियर? तो ये बस नाम ऐसे याद रख लेगा कि कौन टॉप पे है, और यही टॉप पे होते हैं हमेशा, ठीक है। कई बार होता है कि IIT में कभी दिल्ली आ जाता है, कभी मद्रास आ जाता है, ये थोड़ा फर्क पड़ता है। IIT मोरलेस सारे सेम ही होते हैं, बाकी ये तो हमेशा ही रहता है। IISc बैंगलोर कोई भी रैंकिंग उठा लो, चाहे इंडियन रैंकिंग हो चाहे इंटरनेशनल रैंकिंग हो, IISc बैंगलोर हमेशा टॉप पे मिलेगा आपको। इट इज दैट गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए बस पैरामीटर्स याद रखिएगा। पैरामीटर्स तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? दैट इंडिया रैंकिंग इज अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। It is a part of National Institution Ranking Framework, ठीक है। And it has some parameters जैसे teaching, learning, research, graduation outcome, outreach and infrastructure. So these are 6 parameters on which they evaluate an institute. Teaching output कितना रहा, learning कितनी रही, आपने पढ़ाया ठीक है, बच्चों को समझ भी आया, कुछ रिटेन भी करा, learning outcome. Research कि जितने बच्चे आपके पास हैं, how many of them are involved in research as well, जैसे PhD वगैरह जो रिसर्च करते हैं वो कितने परसेंटेज है। एंड देन ग्रेजुएशन आउटकम, आउटकम क्या रहा है, ओनली बुकिश आउटकम है या फिर लैब कनेक्ट भी है। जो इंडिया में देखिए एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, दैट वी हैव लिटरेट फूल्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी विटनेस इन इंडिया इज वी हैव लिटरेट फूल्स, बिकॉज दे आर लिटरेट, दे हैव अ सर्टिफिकेट, बीटेक डिग्री है, डिग्री वो डिग्री है, बट दे डू नॉट हैव एम्प्लॉयबल स्किल्स। और इसीलिए व्हेन दे गेट अ डिग्री दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू गेट अ गुड जॉब, एंड देन दे गेट डिससैटिस्फाइड, फिर वो IAS की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर नहीं, देखिए इट्स अ फैक्ट, अगर आपको कहीं और जॉब मिल जाएगी दैट टू अ वेरी वेल पेइंग जॉब, तो आप 3-4 साल काहे बैठोगे घर पे?
बहुत से लोगों का ये भी होता है, बाकी वो कोई अपने अपने पर्सनल रीजन, किसी को बदला लेना है तो किसी को कुछ करना है, ठीक है, वो सारी अपने अपने रीजन है, ठीक है, क्लियर दिस मच। तो रिमेंबर दीज आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स है टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्ट क्रिटिकल इसमें है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल जेएनयू की जब बात होती है, देयर वाज आर्गुमेंट बाय यू नो कौन, ठीक है, दे वर आर्ग्यूइंग कि यहाँ पे फ्री में एजुकेशन जाती है, जेएनयू में काफी कम फीस है, ठीक है, दे वर ऑफ द पॉइंट कि यार यू आर सर्वाइविंग ऑन आवर मनी एंड यू आर एंटी नेशनल काइंड ऑफ थिंग। तो पहला नंबर दे वर एम्फसाइजिंग कि हमें यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की फीस रेज करनी चाहिए। डू यू थिंक इट्स गुड आइडिया? It's a bad idea. A large number of people who are in these institutes, they cannot afford costly education, इसीलिए वो उसमें है, ठीक है। और पहली चीज, सेकंड चीज, आई ऑलवेज से एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर एवरीवन। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, वरना हम अडानी जी को वोट ना दे दें। कॉमन सेंस, अगर हमें प्राइवेट एंटरप्राइज ही चलाना था तो अडानी जी क्या बुरा काम कर रहे हैं? वी वांट अ गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर पर्पसेस, ठीक है, क्लियर है। एंड अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब हमेशा याद रखिएगा, एज लॉन्ग एज वी हैव अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, that is education institute or a hospital, till then Indians will never get equality. आप इससे फर्क समझिए, एक बच्चा प्राइवेट में जाता है, वेल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एक बच्चा सरकारी में जाता है, आपको पता है सरकारी क्या है, दिल्ली तो तब भी ठीक हो गया, अदर स्टेट्स। सो एंड देन यू से इक्वालिटी when both of them, one from government school and other from private school, when they come out of the school, they will be stark difference in their aptitude. There will be stark difference in their aptitude, and then you take UPSC exam and you say कि सबको मैं बराबर जज करेगा। Everyone has different schooling, everyone has different base. किसी को वो चीज नहीं मिली जो दूसरे को फ्री में मिल गई, किसी को मेहनत के बाद भी वो नहीं मिला जो किसी को फ्री में मिल गया। That's what Amartya Sen said. Until unless India has one school and one hospital for everyone, whether you are the richest of the rich or the poorest of the poor, you must go to same school and you must go to same hospital. जब तक आपके पास प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है which will keep on catering to the rich, the poor will never get equality. बात समझ में? जैसे अब सरकारी स्कूल में मान लेते हैं वन स्कूल फॉर एवरीवन, ठीक है, द रिच मान लेते हैं होम सेक्रेटरी सन, education secretary son is going into the school in which a common rickshaw puller's son is going to the, एक ही स्कूल में the common rickshaw puller's son and the education secretary son. That education secretary son will ensure that the rickshaw puller son will get quality education. क्या होगा? टीचर नहीं आएगा तो what will happen? जाते पापा से बोल देगा, पापा क्लास में टीचर नहीं आए थे, and that is an education secretary, he will immediately dial the education officer, भाई क्यों नहीं आया था, and immediate termination. अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल एंड एज वेल एज इन डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे नो द पीपल हु कम हियर आर पुअर, एंड दे आर पुअर मींस दे आर विदाउट लिंक्स, विदाउट कनेक्शन, तो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, एंड दैट्स व्हाई दे आर हाईली लैक्स। आप चले जाइए सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल में, आज ज्यादा टीचर मिसिंग होते हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स ही मिसिंग होते हैं, एक तो ये रीजन है। तो इसलिए व्हाट वी नीड, वन स्कूल फॉर एवरीवन, वन हॉस्पिटल फॉर एवरीवन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास स्टेटस। पर इसके लिए इसको अपोज करने सबसे पहले कौन आएगा? इफ आई हैव दिस आइडिया, नहीं प्राइवेट रखिए, मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट कर दीजिए, लेट इट बी अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट विल नॉट ऑपरेट, द प्राइवेट विल ऑपरेट, बट इट मस्ट बी वन इंस्टीट्यूट फॉर एवरीवन, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। लेट इट बी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल द फी। टैक्स लगा दो, जैसे अभी लगता भी, आपको अगर पता हो तो आपकी इनकम पे एक एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगता है। सेस मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, and it is imposed on every income. जितनी भी इनकम टैक्स लगता है उन सबको देना पड़ता है एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उससे फंड कर दो। वो मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट मत रखो या प्राइवेट रखो या गवर्नमेंट, दैट डजंट मैटर, व्हाट आई एम सेइंग इज वन स्कूल एंड वन हॉस्पिटल फॉर एवरीवन, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम विद इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, दैट्स व्हाई ये हमने रैंकिंग क्यों बनाई थी, बिकॉज वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया को कहीं नहीं गिना जाता। वर्ल्ड रैंकिंग में रेयर कभी होता है कि एनी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट इज अमंग 100, और आप दूसरी तरफ देखिए अमेरिका, चाइना, दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट चाइनीज व्हिच आर इन टॉप 100 ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट मिलते नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम अपनी रैंकिंग बनाएंगे, ठीक है, उन्होंने बोला तुम हमें अपनी रैंकिंग में जगह नहीं देते तो हम अपनी रैंकिंग बना लेंगे,
ठीक है, जो भी गेम खेला गया, बट नॉनदलेस तो ये मान के चलिए इस रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूट है वो गुड अमंग द वर्स्ट है, वो बेस्ट अमंग द बेस्ट नहीं है, वो गुड अमंग द वर्स्ट है, बट ठीक है वर्स्ट में भी जो है वो है, क्लियर है। और अनदर प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है विद रिस्पेक्ट टू टीचर्स, सरकार उन्हें पेड लेबरर मानती है, कुछ भी हो रहा है उन्हें भेज देते हैं, सेंसस हो रहा है तो टीचर जाएगा, वैक्सीन लग रही है तो टीचर जाएगा, इलेक्शन ड्यूटी है तो टीचर जाएगा, मतलब पेड लेबरर बना रखा है उन्हें। तो टीचर आर सपोज टू टीच ओनली एंड यू शुड ट्रीट देम विद डिग्निटी, देयर टीचर्स ट्रीट देम ओनली फॉर टीचिंग, और उन्हें आपने पेड लेबरर बनाया हुआ है, हर काम में उन्हें घुसेड़ देते हैं। आप नोटिस कीजिए कुछ भी काम हो रहा है भारत सरकार का, हर काम में आपको टीचर मिल जाएंगे, उन्हें को लगा देते हैं जाओ बेटा काम करो, क्योंकि स्कूल क्लोज करना आसान काम होता है, स्कूल क्लोज कर दो बच्चे भी खुश टीचर भी खुश, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव, फर्स्ट हैविंग प्राइवेट एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स फॉर द रिच that ensures that the poor do not get the proper services. Second, that the government treats particularly our teachers like a paid laborer, they use them for everything, virtually everything, clear this much। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वी हैव पैरामीटर मैंने आपको बताई दिए, सिग्निफिकेंस आप समझिएगा, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, बाकी सब ऐसी कहती है। इश्यूज देख लेते हैं, व्हाट आर द इश्यूज। लिमिटेड स्कोप, रैंकिंग मे नॉट कैप्चर द फुल डाइवर्सिटी एंड स्पेशलाइजेशन इन हायर एजुकेशन, क्योंकि इसमें यू आर ट्राइंग टू इंक्लूसिवनेस। अब इंक्लूसिवनेस को कैसे, देखिए इट्स अ पैरामीटर व्हिच इज हार्ड टू क्वांटिफाई, इंक्लूसिवनेस इज अ पैरामीटर व्हिच इज हार्ड टू क्वांटिफाई। मे बी आप सोच सकते हैं कि मान लेते हैं दैट व्हाट इज द जेंडर रेशियो इन एनरोलमेंट और व्हाट इज द कास्ट रेशियो इन एनरोलमेंट, बट इट डज नॉट इंश्योर दैट एवरीवन इज गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन। बहुत से इंस्टीट्यूट में इवन इफ यू आर इंक्लूडेड, जैसे गवर्नमेंट सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस वी मैंडेटेड दैट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश अमंग द स्टूडेंट्स, चाहे वो दलित हो या ना हो, all will sit in the same class equally with everyone, and that's why we have one uniform। schools में हम यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं, so that the class distinction go away, class distinction नहीं होना चाहिए, बात समझ में सबको। तो अब inclusiveness is a criteria which is not very easy to gauge, clear? So this is one of the issue। second, subjectivity of parameters, some evaluation criteria are subjective leading to inconsistency and biasness। मैंने आपको बताया इंक्लूसिविटी हो गई, ग्रेजुएशन आउटकम हो गया, अब ये कैसे डिसाइड करोगे ग्रेजुएशन आउटकम, कितने लोगों को जॉब मिली या कितने लोगों को जॉब मिलने के बाद छूट गई। बहुत से केस में क्या होता है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप खासकर देखिए, वो कहते हैं हमारा 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, प्लेसमेंट तो होता है पर वो 6-7 महीने का रिकॉर्ड होता है। What they do is they tie up with the companies come as soon as you graduate from a private institute, you will surely get an employment, but within 6 to 7 months they will let you off। जैसे इंस्टीट्यूट को तो अपनी रैंकिंग मिल जाती है कि भाई देखो 90% प्लेसमेंट, बट हाउ मेनी ऑफ दोस प्लेसमेंट वर सस्टेन्ड, बिकॉज़ प्रॉब्लम तो अभी भी वही है, स्किल्स नहीं है, प्लेसमेंट बेकार देते हैं, चलो ये भी एक प्रॉब्लम है। नॉनदलेस स्किल्स का इशू है। देखिए ऑलवेज रिमेंबर देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are roaming outside, who have a lot of education, तो प्रॉब्लम क्या है, स्किल्स नहीं है, और विदाउट स्किल्स यू कैन नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। देखिए डिग्री इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, आई एम टेलिंग यू, डिग्री अलाउज यू टू एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, बट टू ग्रो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोग्रेस फर्दर, यू रिक्वायर स्किल्स। कई तरह की स्किल्स का मतलब टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रहा मैं, सोशल स्किल्स भी जरूरी है। In any job, if you want to survive, be it government or be it private, you must have a social skill, you must have a capacity to make friends, make circles, make groups। अगर you cannot socialize तो गारंटी मान के चलिएगा you will never progress। गवर्नमेंट में तो कोई मजबूरी होता है, गवर्नमेंट में तो promotions are given at a regular interval, but you will never get a lucrative promotion, you will get a promotion but you will never get a lucrative sitting। मान लेते आपको डीसीपी बना देंगे लेकिन आपको फाइलें साफ करने के लिए रखेंगे, यू विल बिकम अ डीसीपी बट यू विल बी डीसीपी ऑफ फाइल सिस्टम, जाओ बेटा फाइलें साफ करो। रैंक यू विल गेट बट एफिशिएंट पावर, द पावर दैट यू रियली वांट विल नेवर गेट, दैट विल कम बाय सोशलाइजेशन, यू मस्ट सोशलाइज। अब इसमें नेचुरल एडवांटेज लड़कों पे आ जाता है, इसलिए इंडिया हैज अ हाई जेंडर बायसनेस। जब सोशलाइजेशन की बात आती है, अ बॉय गेट अ नेचुरल एडवांटेज, ही कैन गो विद द बॉस एनी टाइम, रात में भी पार्टी करके आ रहे हैं, ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। एंड सेकंड थिंग,
if a senior has to call somebody for any emergency, so he will of course prefer a boy. उसे कॉल करना प्रेफर करेगा देन अ गर्ल. तो क्या होता है ओवर टाइम, अगर जब बेस्ट पोजीशन देने की बात आएगी तो किसे मिलेगी? लड़के को. तो ये है अब एक नेचुरल डिसएडवांटेज का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. बाकी टैलेंट अपनी जगह है, ठीक है, क्लियर है. तो इससे हमेशा देखिए सक्सेस, मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस जो होता है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क. सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, योर फिजिकल इनहेरिटेंस एंड योर सोशल इनहेरिटेंस. In what caste you are born, in what region you are born, in what religion you are born, determines a lot where you will reach. Also your physical inheritance. मान लेते हैं somebody is physically handicapped, तो इसमें उसकी गलती है क्या? That person could be more hardworking than you can ever be, but just because he was born physically handicapped, he can never become IPS. It's a technical service. उसमें physically handicapped नहीं चलता. IAS तो बन जाएगा. IPS you cannot become. उसमें उसकी क्या गलती थी? He is more talented than you. He may get first rank. तब भी उसे आईपीएस नहीं मिलेगा. यू मे गेट 200 रैंक, आपको आईपीएस मिल गया. तो कुछ नेचुरल डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो अ पर्सन सक्सेस इज अ क्यूमुलेशन ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, योर फिजिकल इनहेरिटेंस एंड योर सोशल इनहेरिटेंस. बात क्लियर है सबको? चलिए, इसीलिए सब्जेक्टिविटी ऑफ पैरामीटर. कैसे आउटकम डिसाइड करोगे? सक्सेस कैसे डिसाइड होगी? सब्जेक्टिव पैरामीटर, ठीक है. डेटा एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, वो तो आपको पता है, कामचोरों के देश में कमी नहीं है, ठीक है. इनएडिक्वेट इंक्लूसिविटी मेजर, आई टोल्ड यू किस चीज को आप काउंट कर रहे हैं. रेशियल डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, दैट विल डिटरमाइन योर आउटपुट एज वेल. ओवर एम्फेसिस ऑन क्वांटिफिएबल मैट्रिक्स. अब इसमें गलती भी नहीं है, मैंने आपको बताया क्वालिफिएबल मैट्रिक्स को इवैल्यूएट करना मुश्किल है. मान लेते हैं यू विल डिसाइड कि आई विल डिसाइड ग्रेजुएशन आउटकम बेस्ड ऑन एथिकल आउटपुट. अब ये कैसे पता लगेगा हु इज मोर एथिकल? पेपर में तो आप सब भी बड़ी बड़ी बातें लिख के आते हो, थोड़ा मानते भी हो. फॉर एग्जांपल, ये आई थिंक प्रीवियस ईयर हैपेंड, देयर वाज एन आईएएस रिक्रूट. आईएएस बना था, ट्रेनिंग के टाइम पे घूस खा ली. सोचिए, अब इंस्टीट्यूट से बाहर तो निकल जाता भाई, जॉब पे बैठ तो जाता, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में घूस खा के बैठ गया. वो बताओ, निकला तो इसी सिस्टम से एथिक्स का पेपर लिख के. तो दैट्स द प्रॉब्लम कि मोस्ट ऑफ द मेजर्स आर क्वांटिफिएबल बिकॉज क्वालिटेटिव मेजर्स आर वेरी हार्ड टू असेस. क्लियर है? चलिए, तो दैट्स व्हाट वी हैव. क्लियर है? पहला न्यूज़ दैट वी हैव अ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अंडर व्हिच वी हैव गिवन इंडिया रैंकिंग. इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट हैज आई थिंक 5 या 6 जो भी पैरामीटर्स है, यू हैव टू डॉट लर्न देम. क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अगला देखते हैं कवच सिस्टम. द रीसेंट एक्सीडेंट ऑफ कोरोमंडल एक्सप्रेस. कवच सिस्टम is a news of kind of science and tech. क्या? हाँ, साइंस एंड टेक की न्यूज है बेसिकली. तो साइंस एंड टेक में मैंने आपको हमेशा समझाया, यू डू नॉट हैव टू गो इन टेक्निकल डिटेल्स बिकॉज यूपीएससी सिलेबस में खुद लिखता है नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक विदाउट प्रोफेशनलाइजेशन. दे डू नॉट, आप जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखिए सारे जनरल नेचर के होते हैं. दे डू नॉट गो इन डीप डिटेल्स ऑफ अल्फा बीटा गामा जो भी ड्रामे होते हैं. दिस मच इसके लिए, तो इन दैट नॉलेज वी विल अंडरस्टैंड. रिसेंटली आप सबको पता ही होगा वो उड़ीसा से जो आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस. एंड व्हाई द नेम कोरोमंडल? हाँ, इट्स अ कोस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड. देयर इज अ कोस्ट कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. उसके नाम पे इसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस. अब ऐसी कोई न्यूज आती है ना, तो आपको पता लग सकता है क्या पूछा जाएगा. तो आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल के बारे में. यूपीएससी विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज इफ इट विल. So, but rather than asking about Kavach or Coromandel Express, it will ask about Coromandel because it assumes an inquisitorial mind. Whenever that mind hears something new, na, that always wants to know what it is. Inquisitorial mind, जो एक probing mind होता है ना, वो हमेशा जब भी कोई नई चीज आता है उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा. That wants to know कि what it is, what about it. तो कोरोमंडल एक्सप्रेस सुनते अगर आपने कोरोमंडल के बारे में इच्छा नहीं जगाई कि अरे कोरोमंडल है क्या, व्हाई इट इज नेम कोरोमंडल, एंड इफ यू आपको पता लगा कोस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कोस्ट अच्छा वहां पर कौन सा वेजिटेशन होता है, वहां पर किस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर है, फिजिकल फीचर है, कोई साइक्लोन तो नहीं बनता. यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज फीचर्स यू मस्ट नो. जैसे इस बार यूपीएससी में जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सारे इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड थे. यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके आसपास के क्वेश्चन. और ये मैं पता नहीं बच्चों ने करा क्यों नहीं, मैं कब से बताता, हर करंट इवेंट क्लास में मैंने बात बोली थी कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन वॉर चल रही है तो यूक्रेन के आसपास का सब जान के जाना,
कौन सा देश कहाँ लाई करता है, क्या कैपिटल है, वहां कोई ज्योग्राफिकल फीचर है या नहीं है, कोई लेक है या नहीं है, वो लेक ड्राई हो रही है या अपेंड हो रही है। बिकॉज यूक्रेन वॉर है तो यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन यूक्रेन से आ जाएगा, बिकॉज दे एक्सपेक्ट यूक्रेन वॉर इज अ वेरी कॉमन थिंग। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव नॉट सीन द मैप देन तो कुछ गड़बड़ है। Getting the point? तो any news that has such kind of orientation, जिसमें खासकर there is a name of any geographical feature, then know everything about it. Everything का मतलब ये नहीं कि deep details, professionalization किसी में नहीं करना. We never have to do PhD in any subject, but general detail. What kind of geographical features are found here? Is it a rainforest? Is it a ecologically sensitive zone? Or what kind of slope is there? Is there any kind of river which connects to something? Getting my point, everyone? These kind of geographical feature you must know. Clear है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं main news पे. So there was an accident of the Coromandel Express and the Kavach system was in news. Kavach system has been recently about the coast, थोड़ा मैंने लिख ही दिया है. You know it is on southeastern coastal region of the India, subcontinent bounded by Utkal Plains in the north, Bay of Bengal in the east, Kaveri Delta in the south, and Eastern Ghats on the west, extending over an area of about, ये absolute figure कभी नहीं पूछती यूपीएससी, keep this in mind. It will never ask, ऐसे कभी नहीं लिखा होगा यूपीएससी में, ठीक है, बट ये चीज जरूर लिखी हो सकती है that Coromandel was in news recently, consider the following features. Then they will switch that on east lies Bay of Bengal, लिखा है ना, वो बोल देंगे on west lies Bay of Bengal, लिखेंगे यही, but by switching the terms. सबको क्लियर हो रहा है? तो you must know Coromandel Express है, तो Coromandel Express is the name of Coromandel Coast. It is on the southern eastern coastal region. On the north there is Utkal Plains, on the east there is Bay of Bengal, on the west there is Eastern Ghats. Clear everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं कवच सिस्टम में. कवच आपको नाम ही पता, कवच माने आर्मर. It's an indigenous automatic train protection system, ATP, designed by, ये जरूर याद रखिए किसने डिजाइन किया इसे, इंडियन रेलवे along with RDSO. Remember this thing that Kavach has been designed by Indian Railways along with Research Design and Standards Organization, RDSO. Clear to everyone? ठीक है. Earlier it was known as CATS. Earlier it was known as TCAS, जो भी बनाइए, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. ठीक है, ये हो गया. आप देख लेते हैं हाउ डज इट वर्क. So without going in deep details, just know a very basic idea that Kavach system works in an electronic manner using RFID devices. RFID हम कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो कार्ड में RFID नहीं होता. हाँ, RFID हम कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन है, आप सबको पता है. है फोन्स किस लिए? हाँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, ठीक है, बात अलग है. नहीं, एक और डिवाइस है जो आप मूविंग व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं. वेरी गुड. ठीक है, इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन देखा था कैसा आया था. अगर आप फोन को पोर्ट्रेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, कौन सा सेंसर लगता है, उसमें गाड़ी में जब आपका एयर बैग खुलते हैं तो कौन सा सेंसर सिस्टम इस्तेमाल होता है. अब ये बात आपको नहीं पता, उसमें यूपीएससी की गलती नहीं है. दीज आर वेरी कॉमन. किसने गाड़ी में ड्राइव नहीं किया होगा, किसने उस पर एयर बैग नहीं देखा होगा, और आपको कभी पता ही नहीं एयर बैग चलता कैसे, तो अब इससे ज्यादा क्या बोले यूपीएससी. हर व्यक्ति फोन यूं यूं करके देख रहा है, उस पर इंस्टाग्राम चला रहा है, और आपने कभी सोचा नहीं कि वो पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल कैसे हो रहा है. तो अब इतना तो एक, मैंने बोला, एक इंक्विजिटोरियल माइंड होना चाहिए. व्हेन यू आर हैविंग समथिंग जो आपके आसपास है, उसको तो कम से कम जान लो, बाकी दुनिया छोड़ो. ठीक है, बाद में देखेंगे. क्लियर? RFID इस्तेमाल होता है फास्ट टैग्स में. जो फास्ट टैग्स होते हैं दे आर आल्सो बेस्ड ऑन RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी, पर वो अलग है. फास्ट टैग्स आर डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फास्ट टैग जो आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं, दैट दे आर डेवलप्ड बाय NPCI. दे आल्सो वर्क्स ऑन RFID सिस्टम. जो आपकी वो जो आप लगाते हैं ना, टैग जो होता है, उसमें एक चिप होती है दैट कम्युनिकेट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी. क्लियर टू एवरीवन? मेट्रो में अलग है, मेट्रो में NFC होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन. हालांकि वो भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी तरह काम करता है, लेकिन प्रॉपर्ली मुझे RFID नहीं कहते, उसे हम क्या बोलते हैं, NFC बोलते हैं. RFID प्रॉपर्ली इस्तेमाल होता है फास्ट टैग्स के लिए. सबको क्लियर? तो छोटी मोटी चीजें अपने आसपास, बी एन इंक्विजिटोरियल माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज अराउंड यू, बट विदाउट गोइंग इन डीप टेक्निकल डिटेल्स.
बहुत टेक्निकल नहीं जाना है, बट जनरल आइडिया तो रखिए कम से कम. क्लियर एवरीवन? So it's a cover system which is electronically and comprised of RFID. This fact must be remembered, and it is developed by अरे ये Kavach RDSO, developed by RDSO along with Ministry of Railways. Keep that in mind. ठीक है? एंड कहां इंस्टॉल होता है ये भी याद रखिएगा. Locomotives, tracks, railway signaling system and station. It can be installed not only on railway, it can also be installed on tracks, railway signaling system and stations, and everyone communicate with each other. अभी तो वैसे बहुत वीक है, over time it will get better. अभी तो बहुत कम जगहों पे लगा है, and it is installed at every. ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी में राइट सब कुछ सही लिखेगी, फिर एक स्टेटमेंट लिख देगी, इट कैन बी इंस्टॉल्ड एवरी फ्यू किलोमीटर्स. कई बार क्या होता है जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप वन और फ्यू में फर्क भूल जाएंगे, कहेंगे ये तो पक्का सही है. होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ तो पता है हमें. तो कई बार क्या होता है इन अ हरी एंड यू थिंक, जिस क्वेश्चन पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना कि ये तो मुझे पक्का आता है, और कई बार क्या होता है उसमें यूपीएससी प्लेस विद द लैंग्वेज, एक आध वर्ड को इधर से उधर कर देती है एंड द एंटायर सेंटेंस बिकम समथिंग एल्स. थोड़ा ध्यान रखिए. इट इज अबाउट 1 किलोमीटर. अबाउट 1 किलोमीटर है तो सही है, 1 किलोमीटर है तो भी सही है, लेकिन अगर फ्यू किलोमीटर्स है तो गलत है. बात क्लियर है फिलहाल? पर अगर उसने ऐसे लिखा राइट नाउ इट इज इंस्टॉल्ड एवरी फ्यू किलोमीटर्स, सही है गलत है? 1 किलोमीटर ईच पे इंस्टॉल किया जा सकता है, ऐसे अभी करा जा रहा है, अभी तो डिस्टेंस ज्यादा है, इसे 1 किलोमीटर पे हम ले आएंगे. अगर वो बोलता है राइट नाउ इट इज इंस्टॉल्ड एट एवरी फ्यू किलोमीटर तो सही है, बट अगर वो कहता है इट विल बी इंस्टॉल्ड एट एवरी 1 किलोमीटर तब सही होगा. फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? अभी क्योंकि हमारा इंस्टॉल ठीक से हुआ नहीं है, जब ये प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो जाएगा इन ऑल रेलवे स्टेशन तब ये कितना होगा, लगभग हर 1 किलोमीटर पे होगा. क्लियर टू एवरीवन? और इस तरह का कुछ होता है, देख लीजिए. That satellite tracker, the locomotive will be there, the track will be there, station will be there, and everyone will be communicating with each other using RFID. Clear? And it's the automatic system. देख लेते हैं करता क्या है. In instance when a loco pilot, the person who drives the train, loco pilot jumps the signal known as signal passed at danger, or SPAD. याद रहे? ठीक है, नहीं याद रहे doesn't matter. याद रखिए रेड लाइट तोड़ी है. ठीक है? The system alerts the loco pilots or automatically takes control of the brakes and stop the train if it detects another train is coming in the same line within a specified distance. तो पहले क्या करेगा ये? as soon as you jump a red light, kind of रेलवे में जब आप रेड लाइट जंप करेंगे तो what it will do, it will signal or it will transmit or it will tell to the loco pilot, भाई you have jumped a red light, stop the train. Or if there is some other train on the same track, then it will automatically stop the train, otherwise automatically stop नहीं करेगा, बस बता देगा. क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, सिग्निफिकेंस तो आप समझिए होंगे, एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएंगे. ये हाउस में बहुत अच्छा है आपका. एडवर्स वेदर में आपने नोटिस किया होगा, व्हेनेवर देयर इज एन एडवर्स वेदर लाइक मॉनसून और समथिंग, द ट्रेन्स रन वेरी स्लो. ठीक है, बिकॉज देयर इज वेरी लो विजिबिलिटी एंड देयर चांसेस ऑफ कोलिजन इफ दे कुड नॉट सी. इन दैट सिनेरियो इट विल बी वेरी गुड. द लोको पायलट कैन ड्राइव एट अ स्पीड बिकॉज दिस इज अ सिस्टम नॉट विजिबल, नॉट डिपेंडेंट ऑन विजिबल आइज. सीधी सी बात है, आरएफआईडी पे डिपेंड करता है. हाँ, उसमें डिस्टर्बेंस तो हो ही सकता है वेदर के कारण, वो एक अलग बात है, बट नॉनदलेस इट इज मोर इफेक्टिव. क्लियर है? तो इट विल प्रिवेंट एक्सीडेंट, इट विल इंप्रूव रिस्पांस ड्यूरिंग एडवर्स वेदर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की तरह है. इट विल इंस्टॉल फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना हो गाड़ी के लिए एक भारत स्टेज होता है. कभी सुना भारत स्टेज? BS4, BS5, BS6 सुना है कभी? क्या होता है वो? हाँ, वो इमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं. थोड़ा पता रखिए भाई, आप BS गाड़ियां चलाते हैं तो थोड़ा आइडिया रखिए व्हाट इज BS, उसमें क्या होता है, क्या फीचर है, क्या डिफरेंसेस है. ये तो आपके आसपास की न्यूज है. ठीक है, तो BS इज द इंपॉर्टेंट न्यूज. अभी भारत में कौन सा BS लगा हुआ है? BS6 लगा हुआ है. तो उसमें याद रखिएगा BS6 में क्या क्या होता है. बेसिक डिटेल नहीं जाना, जस्ट अ फ्यू आइडिया. व्हाट इज BS6, from where it has come, what are the component of BS6, what is regulated, what is not regulated. For example, common sense से बताइएगा, do you think carbon dioxide is regulated in BS6? emission standard है, जो exhaust होता है vehicles का,
उसमें क्या क्या इमिशन हो सकते हैं और किस लिमिट तक हो सकते हैं, दैट इज योर भारत स्टेज. इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. जो यूरोपियन स्टेज है, ईएस जो होता है यूरोपियन स्टेज, उस पे बेस करके, जैसे ये है आपका ईटीसीएस पे जो हमारा कवच सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन ट्रेन कोलिजन सिस्टम. बात क्लियर है? वैसे कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करेगा क्या? वो कार्बन मोनोऑक्साइड रेगुलेट करता है, वो तो बहुत डेंजरस है. अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हो, किसी गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो बाइक वाले तो टपक लेंगे वहीं पे. इट्स हाईली टॉक्सिक होती है. हाँ, क्या करते हैं आप? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं है. चेक करके बताना मुझे क्यों नहीं है. ठीक है. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है. इट इज नॉट रेगुलेटेड थ्रू द व्हीकल मैकेनिज्म. इट इज रेगुलेटेड विद इन द फ्यूल इटसेल्फ. एक बार चेक करना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज फार एज आई रिमेंबर नहीं है. ठीक है, बट हैव अ जनरल आइडिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज, वो चीज जो आपके आसपास है, एटलीस्ट उसका तो आइडिया आप रख ही सकते हैं. द थिंग दैट इज नियर यू, यू मस्ट हैव अ फ्यू आइडिया. फ्यू आइडिया मतलब 4 to 5 लाइंस, ज्यादा डिटेल नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस. हु मेड इट, व्हाट इट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द कंपोनेंट. थोड़ी बेसिक नॉलेज है. क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेटस क्या है राइट नाउ? इट इज इंस्टॉल्ड ओनली ऑन 14,000 किलोमीटर इन 134 स्टेशन इन द साउथ सेंट्रल रेलवे जोन. तो मेन आर्ग्यूमेंट यही आ रहा था, द कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज देयर वाज नो कवर सिस्टम देयर. ठीक है, बट इट वाज रॉन्ग. क्या हुआ? हाँ, वो बाद में आया. लोग वो बोल रहे थे कि अगर काश वहां कवच लगा होता तो प्रॉब्लम नहीं थी. वो सिग्नलिंग का इशू था, मैन मेड एरर था वहां पे. ठीक है, तो कवच होता भी तो कुछ नहीं कर पाता. ठीक है, बात क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. And another point that you have to remember about cover system, it is a part of mission Raftar project, and it will be upgraded soon for a speed of 160 kilometer. So maximum speed that it will handle 160. It will be installed at every 1 kilometer in the locomotive, that is the train, as well as the track, as well as the stations. Everywhere it will be installed at an interval of every 1 kilometer, and it is the part of mission Raftar project, and it can handle the speed up to 60. ठीक है, ये facts हैं. These are very basic facts, must remember them. And it is based on which technology? RFID. It is based on radio frequency technology. Clear to everyone? चलिए, इसमें एक टर्म मैंने लिखी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. कभी नाम सुना है इसका आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है. देयर इज टू प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड अनदर इज डायमंड क्वाड्रिलेटरल. नाम सुने, दोनों अलग अलग है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे प्रोजेक्ट और रेलवे प्रोजेक्ट. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ हाईवे प्रोजेक्ट और रेलवे प्रोजेक्ट. कुछ रेलवे कह रहे हैं, कुछ हाईवे कह रहे हैं. हाईवे से क्या है? हाईवे रेलवे है. और रेलवे वाला कौन है? डायमंड क्वाड्रिलेटरल. डायमंड क्वाड्रिलेटरल. चलिए, हाईवे प्रोजेक्ट है. रेलवे का क्या है? डायमंड क्वाड्रिलेटरल. उसके अलावा वेरियस डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं. अब देखिए इसने क्या लिखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल रूट. गलत लिखा हुआ है. ठीक है, जिसने भी डेवलप किया है, पीपीटी गलत डेवलप किया. डायमंड क्वाड्रिलेटरल नाम है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका हाईवे प्रोजेक्ट है. ठीक है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल आपका रेलवे प्रोजेक्ट है. डू रिमेंबर दैट. जो भी ये देख लेना. क्लियर एवरीवन? कवर सिस्टम क्लियर है? व्हाट इज कवच, हाउ इट विल वर्क, एंड व्हाट आर द बेसिक नॉलेज. देखिए, इसमें हमने टेक्निकल डिटेल्स में नहीं गए हैं, तो आपको भी नहीं करना है. टू मच टेक्निकलिटीज में मत जाइए. आरएफआईडी है तो कौन सा बैंड लगता है, कौन सा नहीं लगता है. ठीक है, क्लियर? चलिए, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. आप लोगों को मिले नहीं ना अभी तक पेजेस? या कोई उन्हें बाहर जाके एक बार बता देगा, फिर नाविक करेंगे. एक बार बोल दो जरा टेक्निकल वालों को. सेंट्रल वाला काम नहीं कर रहा क्या? कर तो रहा है. अच्छा, बढ़ा दीजिए. मेरे पे रिमोट नहीं है. रिमोट कहाँ है? देखो. अरे ये पड़ा है, मैं देखे नहीं. ये लो.
मिल गया सबको भाई? कितने पेजेस में? लास्ट पेज लिखा होगा कितने हैं? नहीं लिखा? पेज भी नहीं लिखा है। चलो नहीं छोड़ो, गिनो विनो मत, चलो अगली न्यूज पे आते हैं। नाविक, Navic. This year a question was asked by UPSC. Which of the following countries have a regional navigation system? Which of the following countries have a regional navigation system? The answer was Japan. इंडिया का नाम वहां था नहीं, वरना इंडिया आंसर बन जाता। ठीक है, सो ओनली फ्यू कंट्रीज हैव अ नेविगेशन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा जीपीएस। जीपीएस किसका है? अमेरिका का। उसका पूरा नाम क्या है? अबे फुल फॉर्म नहीं, पूरा नाम पूछा। नेविस्टार जीपीएस, इसका पूरा नाम है नेविस्टार जीपीएस। इट्स अ पार्ट ऑफ अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्ट, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस का वो है। तो आप सोचे फ्री में क्यों दिया आप लोगों को? हाँ, so that they can track you every time. मैंने आपको बताया today's time में data is more important than anything in this world. तो एक चीज बोला जाता है, whosoever control data controls the world. They can manipulate you, they can mold you according to their desire if they have your data. और आप खुद प्रोवाइड कराते हैं अपना डेटा। सो कॉल्ड प्रिवेसी इंश्योर करने वाले माँ बाप से खुद डेटा देते हैं गूगल वगैरह को, हर चीज का। मुझे मूवी पसंद है, मुझे कमेंट एवरी थिंग। आप इंटरनेट पे एज एवरी सेकंड यू आर लाइव ऑन द इंटरनेट, यू जनरेट अ डेटा पॉइंट एंड दैट डेटा पॉइंट इज क्लब्ड टुगेदर टू क्रिएट योर प्रोफाइल। राइट नाउ गूगल नोज अबाउट यू मोर देन यू कैन इमेजिन अबाउट योरसेल्फ। That much data they collect every second. आपने कभी देखा, आप कभी कहीं से घूम के आए तो गूगल पर नोटिफिकेशन आता है, हाउ वाज द प्लेस, कैसा था रेस्टोरेंट, रेटेड। उन्हें कैसे पता लगा हम रेस्टोरेंट गए थे? They track you for every second of your life and they generate data and they know you better than you. So for example, whenever I come to office, उससे 5 मिनट पहले नोटिफिकेशन आता है गूगल का कि आज ट्रैफिक इतना है, इस रास्ते से जाओ, इससे मत जाओ, बिकॉज इट नोज एवरी टाइम कि मेरा फोन कब ट्रैवल करता है। एंड आप नोटिस कीजिए, गूगल लोकेशन हिस्ट्री मेंटेन करता है। मैप्स में अगर लोकेशन हिस्ट्री में जाए तो आपका एक एक सेकंड उसने मेंटेन करा हुआ है, आप किधर से कहाँ गए, किधर रुके, कितने टाइम रुके, एवरीथिंग इज मेंटेन। डिलीट कर दो 6 महीने तक रिटेन होता है। आप लोकेशन ऑफ कर दोगे तो बात अलग है, ठीक है, बट नॉनदलेस कोई लोकेशन ऑफ नहीं करता, सबका डेटा सबके पास है। तो व्हाई इट इज डन? क्योंकि इट क्रिएट्स योर प्रोफाइल। एंड चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई, but it comes very handy when you have to initiate a war. Example, Iraq में there was a leader, Saddam Hussein, नाम सुना हो शायद आपने, and America did not like him very much, as it always don't. So Saddam Hussein was having a hideout and he had geographical coordinates of that hideout, and of course Iraq does not have its own navigation system. So he ran toward what? His hideout. From his presidential palace to hideout, he used GPS. और GPS कौन मैनिपुलेट कर रहा था? USA. He never reached there. That's why it is provided for free. अब इंडिया के बारे में सोचिए, we have just developed our own navigation system by the name Navic. पहले नहीं था हमारे पास। We were dependent on either American navigation system और Russian और Chinese, तो हम इस्तेमाल करते नहीं कभी। तो global positioning system that covers the entire globe, only few countries have that. US has Navistar GPS, Russia has GLONASS, China has BDS, Japan has Europe has had Galileo, ज्यादा मुझे याद है। European navigation system is Galileo, if I am not wrong. So these are global positioning system, means they cover the entire globe. और India has a regional navigation system. तो ये point हमेशा रखें, Navic is a regional navigation system. It is not a global navigation system, it is just a regional navigation system. And why we developed it? Common sense, strategic advantage. अब मान लेते हैं you have, जैसे मैंने आपको मिसाइल्स बताई होंगी प्रीवियस क्लास में सर,
किया था, शायद हमने मिसिल्स की बात की थी। मिसिल्स 3 प्रकार की होती है, याद है? देयर 3 काइंड ऑफ मिसिल्स, रॉकेट, बैलिस्टिक एंड क्रूज। रॉकेट, बैलिस्टिक एंड क्रूज। रॉकेट माने once you launch it you cannot control its direction. Ballistic which are partially controlled, and the last is cruise missiles. A missile fired until it hits the target, you control its directions. ठीक है, जैसे एग्जांपल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल हमारी, इस बार क्वेश्चन भी आया था इसी पे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल पे। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? कोई बैलिस्टिक बोल रहा है, कोई क्रूज बोल रहा है। थोड़ा बहुत डेटा रखिए, कुछ ये अच्छी अच्छी मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस हो गया। ब्रह्मोस इज अ मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ब्रह्मपुत्र से आया ब्रह्म, और मोस आया मॉस्का रिवर ऑफ रशिया से, तो बन गया ब्रह्मोस। इट्स अ क्रूज मिसाइल, बट इट इज अ नॉन न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल है लेकिन नॉन न्यूक्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी हमारे पास, निर्भया करके। निर्भया मिसाइल दैट वी हैव इज अ न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल। यहां तक क्लियर है? अग्नि 5 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात करते हैं अग्नि 5 की। अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स माने इट इज फायर्ड फ्रॉम वन प्लेस, इट goes from the atmosphere, then in outer space, and then again in atmosphere and hit the target. That's how a ballistic missile run. ठीक है? For this it requires assistance of navigation system. अब imagine करते हैं you want to target America and you have GPS installed in your Agni 5. Would it ever hit America? ये मक्खी का काम है। कौन सी मक्खी है ये? हमेशा क्लास डिस्टर्ब करने आ जाती है। ये बंद कर दिया गया इसने? ओहो, देश नहीं मिटने हुए, क्या हो गया? ठीक है, हाँ, ओके। नाविक। सो मान लेते हैं यू हैव टू फायर एन अग्नि मिसाइल एंड यू डू नॉट हैव अ जीपीएस, कैन यू हिट अमेरिका? नो। तो उसके लिए हमने क्या करा? वी डिड अ स्मार्ट थिंग, वी इंस्टॉल्ड बोथ नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस एज वेल एज GLONASS. So if we have to use a missile against USA, we will use GLONASS, that is Russian navigation. If we have to use missile against Russia, we will use GPS, American navigation. ठीक है, तो हमने कहा हम दोनों के सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, बट ओवर टाइम वी हैव डेवलप्ड आवर ओन सिस्टम, बिकॉज प्रायोरिटी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि वी कुड नॉट डेवलप आवर नेविगेशन सिस्टम, बट हमारी प्रायोरिटी अलग थी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। जहां दूसरे कंट्री मिलिट्री सैटेलाइट्स भेज रहे थे, हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेज। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दैट हेल्प्स इन असेसिंग ऑफ वेजिटेशन, फार्मलैंड जो होता है, उसकी जानकारी आपको कौन देता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो बताता है कब साइक्लोन वगैरह, जो हम अब इतना बढ़िया प्रेडिक्ट करते हैं। अब हम वेदर को भी अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्यों प्रेडिक्ट कर लेते हैं? बिकॉज हमारे पास देखिए ऑप्शन थे, वी हैव लिमिटेड रुपी, तो यू कैन इन्वेस्ट ऑन समथिंग नेसेसरी फॉर द पीपल, और इन दिस शोशाबाजी, तो वी प्रेफर्ड पीपल। We installed our money, or we spent our money on people's adventure. India has the largest constellation of remote sensing satellites, but we do not have a global positioning system because we never needed it, और हमारी प्रायोरिटी में नहीं था, और सही भी था। हमारा पहला फोकस क्या है? uplift of people who are suffering from hunger. What is the point of GPS? You have a global navigation system जिसमें आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और आपकी आधी जनता भूखी सो रही है। क्या फायदा है नेविगेशन का? बात क्लियर है सबको? तो नाउ एटलीस्ट वी हैव नाउ अ रीजनल नेविगेशन। The significance सबको क्लियर है? Why we are developing this system? It's not a waste of money. It is the right time to develop a navigation system. We need our own navigation system if we want to become a contender of superpower in the world. सुपर पावर, ग्रेट पावर, जो चाइना मोरलेस बन चुका है, हमें बनना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नेविगेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। क्लियर दिस मच? अब जल्दी से फीचर देख लेते हैं। सॉरी, अरे यार बोल दो ने भाई, दे दे कोई। निखिल जी बोलो, जाओ के गर्दन पकड़ लेना, कॉलर पकड़ लेना सबके। निखिल ही चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। ह्यूमन एरर तो आप कभी नहीं एलिमिनेट कर सकते। ह्यूमन एरर कैसे एलिमिनेट करोगे?
ह्यूमन एरर तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस ये है कि ओवर टाइम मतलब बेटर तो रहेगा ही, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में और रेलवे ऑटोमेटिक भी हो जाए, जैसे मेट्रो में स्टार्ट हो गई, आपने देखा होगा ड्राइवरलेस ट्रेन, हो सकता है रेलवेज में भी आगे जाके ड्राइवरलेस ट्रेन हो जाए। देखिए ऑटोमेशन इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हाँ उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके लिए देखिए उसके लिए सोल्यूशन है वैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पर देखते हैं उसका क्या होता है। बोल दिया व्हाट? हाँ बिल्कुल, हमने डेवलप कर लिया नाविक सिस्टम रीजनल प्रॉपर्ली। नहीं फोन्स में तो क्या ही सिस्टम आते हैं, आपने चेक करा कभी आपके फोन में क्या क्या सपोर्ट करता है? चेक करना। आई थिंक आजकल सब फोन में नेविक तो अब धीरे धीरे आने लगा है, पर ज्यादातर फोन 3-4 जीपीएस सिस्टम अफोर्ड करते हैं। आपका जैसे जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया, बीडीएस तो बहुत कॉमन है। चाइना का है सर, मुझे याद है। सेटिंग्स में जाके आप जीपीएस को हटा के ग्लोनास को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर वो नेविगेशन में ग्लोनास देखेगा, वो मर्जी होती है। और ज्यादातर लोग कौन इतना स्ट्रेस ले रहा होता है। वैसे भी आपको मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है जो पता लग गया तो बुरा लग जाएगा? कौन सा आप सीक्रेट कोड लेके घूम रहे हो वहीं पे? देख लो। एवरीवन गॉट द पेपर? ठीक है, सबको हैंड आउट मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ऐसे यार, कहीं बैठी है क्या ये? नाविक previously known as Indian region IRNSS. Please remember its earlier name was IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. The name was later on changed to Navic, which stands for Navigation with Indian Constellation. And this nameकरण किसने किया होगा आप सबको पता है? मोदी जी ने किया था। He likes nameकरण, ठीक है, तो he has given the name Navic. It's a regional navigation system developed by ISRO. It's a ISRO's navigation system. It is designed to provide precise positioning and timing services. आपकी एग्जैक्ट लोकेशन और कितनी एक्यूरेसी, आई थिंक 5 मीटर की एक्यूरेसी है इसमें, यहाँ पे इंप्रूव एक्यूरेसी में 5 मीटर की एक्यूरेसी से आपको बताता है फॉर कॉमन सर्विसेज। जो इसकी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है, रेस्ट्रिक्टेड माने आर्मी सर्विसेज, जो हमारा नेविगेशन है, 2 कंपोनेंट होता है, वन इज फॉर द कॉमन पीपल, वन इज फॉर द आर्म्ड सर्विसेज। तो आर्मी का जो है वो इवन बेटर है, जो कॉमन सर्विसेज के लिए होगा वो कितने एक्यूरेसी से है? 5 मीटर। दैट विल हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 5 मीटर। और कॉन्स्टलेशन में देख लेते हैं, कॉन्स्टलेशन में कितनी सैटेलाइट लगी है इसमें? 7 सैटेलाइट। There are 7 satellites in this constellation. 3 of the satellites are placed in geostationary orbit and 4 are placed in inclined geosynchronous. थोड़ा मैं बता देता हूँ what is this. आप लोगों का साइंस एंड टेक शायद हुआ नहीं होगा, नहीं हुआ ना अभी। तो we have orbits. Orbits is a imaginary path or virtual path around the earth in which you can place a satellite. और वो इस तरीके से होता है, ऑर्बिट इज अ प्लेस जहां पे 2 फोर्स होती है, शायद साइंस में आपने पढ़ा हो, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इट्स अ प्लेस वेयर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसल्स ईच अदर। ऑर्बिट जो होता है, इट्स अ प्लेस अराउंड अ प्लैनेट और एनीथिंग जहां पे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कैंसल्स ईच अदर। अगर वो कैंसल नहीं करेंगी तो क्या होगा? या तो सैटेलाइट वापस अर्थ पे आ जाएगी या अर्थ से बाहर चली जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? तो इसके बेसिस पे वी सेलेक्ट एन ऑर्बिट। अब डिफरेंट काइंड के ऑर्बिट होते हैं, मान लेते हैं दिस इज अर्थ, तो द ऑर्बिट दैट गोज लाइक दिस, the orbit that goes like this on the side of, क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटर। that is called जियो, नहीं भैया, जियो सिंक्रोनस। an orbit that goes, इक्वेटर पे नहीं जा रहा है ये, इक्वेटर के अलोंग जा रहा है बेसिकली। एक ऑर्बिट जो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेटर पे जाता है, that is called जियो स्टेशनरी। सबको समझ में आया? जियो सिंक्रोनस मींस इफ आई प्लेस अ सैटेलाइट, मान लेते हैं इस तरह से ऑर्बिट है, that orbit will also be geosynchronous. If I place a satellite here, मान लेते हैं, say for example, so its revolution period will be equals to Earth's rotation period.
दैट्स अ हैंड आउट जो ये पढ़ा रहे हैं ना अंशु, दैट यू हैव एक्सेस टू द फोल्डर, अगर नहीं है तो मेल मी, आई विल ऐड यू, या मेल द इंस्टीट्यूट, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है, तो उनका हैंड आउट ऑफलाइन वालों को दिया, उसकी बात होती है। हाँ, सो मान लेते हैं यू प्लेस अ सैटेलाइट हियर, so that satellite's entire revolution around the earth will be equal to earth's rotation. That's why they are called geosynchronous. Stationary geosynchronous. याद समझ में आया? Geostationary is a special case of geosynchronous. An orbit that is around equator. It is exactly around equator. यहाँ तक बात समझ में आई? So imagine करते हैं I place a satellite here on the equator or geostationary orbit, so that satellite will always focus at only one place. समझ में आ रहा है आपको? Can you imagine the sphere and all? आया कुछ? नहीं आया? अच्छा चलो ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बना है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया है, मेरे को मैप नहीं पता इंडिया का, आई एम एन एंटी नेशनल पर्सन, ठीक है। सो नहीं, पीछे मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज एन ऑर्बिट यू हैव, ठीक है, दिस इज अ मैप, दिस इज इंडिया एंड दिस इज एन ऑर्बिट गोइंग अबव इंडिया। इफ आई प्लेस अ सैटेलाइट हियर, ये जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूं मैं। सो एज अर्थ विल रोटेट अपने एक्सिस पे, जब ये अर्थ घूमेगी एक्से करके, तो क्या होगा, सैटेलाइट भी वैसे ही घूमेगी अकॉर्डिंगली, इट विल ऑलवेज बी अबव इंडिया। As the earth will rotate over its axis, the satellite will equally revolve at the same pace, so it will always be fixed at a singular position. So from earth, if you see a satellite on the sphere, it will always be above you, वो कभी बदलेगी नहीं वहां से। ये बात समझ में आई सबको? तो कितनी सैटेलाइट हमने जियो स्टेशनरी में रखी है? 3 सैटेलाइट कहाँ है? जियो स्टेशनरी में। मतलब दी सैटेलाइट फोकसेस ओवर इंडिया ऑलवेज 24/7 365। आप समझ में आया? ठीक है, एवरीवन क्लियर? ठीक है, अगली बात कर, जियोसिंक्रोनस आप समझ ही गए। जियोसिंक्रोनस में थोड़ा सा फर्क होता है, बिकॉज जियोसिंक्रोनस इक्वेटर पे नहीं होता, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट आ गया यार, जियो स्टेशनरी तो बिल्कुल इक्वेटर पे होता है, जियोसिंक्रोनस इक्वेटर से ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये वाला जो है ये कैसा ऑर्बिट बनेगा? जियोसिंक्रोनस। अब इसमें मैंने एक सैटेलाइट यहां रखी, तो क्या सैटेलाइट वो हर वक्त वहीं रहेगी? नहीं रहेगी, वो क्या करती है, इसके अलोंग ट्रैवल करती रहेगी, पर ये गारंटी कि 24 घंटे में एक बार वो वहीं आएगी। बात समझ में आई सबको? सो दीज आर कॉल्ड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी। यहां तक सबको समझ में आया? एक और ऑर्बिट होता है, शायद आपने सुना हो, जिसे बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, जो इस तरीके से होता है, polar orbit which goes around the pole. Let's suppose if I place a satellite here. So what is the biggest advantage of polar orbits? That a satellite placed in polar orbits covers the entire earth. क्योंकि नीचे अर्थ रोटेट करेगी और सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करती रहेगी, तो ओवर टाइम क्या होगा, इट विल कवर द एंटायर अर्थ, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय पोलर ऑर्बिट। सबको समझ में आ रही है बात? सो डिफरेंट पर्पस है, depending upon which purpose you have a different orbit selected. And याद रखिएगा, जैसे geostationary is a special case of geosynchronous, इसी तरह से sun synchronous is a special case of polar orbit. sun synchronous जो होता है वो भी इसी तरह से होता है, लेकिन इस उसका जो इंक्लिनेशन होता है ऑर्बिट का पोलर में ही होता है, लेकिन इस तरीके से होता है कि जो सैटेलाइट जो प्लेस करेंगे आप उस पे, इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन सन। उसको हम इस तरीके से प्ले, क्योंकि देखिए अर्थ क्या करेगी, सन की तरफ रिवॉल्व करेगी और साथ ही साथ रोटेट करेगी, और वो सैटेलाइट को हम इस तरीके से प्लेस करते हैं पोलर ऑर्बिट में कि जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, वो सैटेलाइट हमेशा कहां देखेगी? सन की तरफ। सबको समझ में आया? तो जियोस्टेशनरी इज अ स्पेशल केस ऑफ geosynchronous and sun orbit, sun synchronous is a special case of polar orbit. कौन बोला? हाँ, since equator does not pass through India. कहाँ वो किसने बोला? हाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है, इंडिया तो ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर जियोस्टेशनरी अगर
सैटेलाइट देखिए पिन पॉइंट थोड़ी ना देखती है, सैटेलाइट एक वास्ट एरिया को कवर करेगी ना, पिन पॉइंट का भी कवरेज करती है सैटेलाइट। सैटेलाइट विल कवर अ वास्ट एरिया डिपेंडिंग अपॉन द लेंस एंड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, एंड आल्सो यू कैन मूव द असेंबली ना, जैसे आपके कैमरे देखिए ना, अपने कैमरे असेंबल मूव कर जाते हैं, यू कैन मूव द असेंबली, गॉटिंग द पॉइंट, इट विल बी फिक्स्ड ऑन इंडियाज एक्सिस बट यू कैन मूव द असेंबली अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ रही है? और बाकी आपको सन सिंक्रोनस आप समझ ही गए, वो जियो सिंक्रोनस क्या होगी, वो तो ओवर टाइम मूव करेगी ही करेगी। क्लियर है? अब इससे ज्यादा साइंस एंड टेक मुझे नहीं आता, ठीक है, जिसका फॉलो हो साइंस एंड टेक वाले से पूछ लेना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हाँ, कोलिजन पॉसिबल भाई, हम उस इस तरीके से अरेंज करेंगे कोलिजन ना हो, बट हाँ अगर क्राउडेड हो जाए तो बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, कई बार हो जाता है, कई बार क्या होता है कई कंट्रीज की सैटेलाइट कोलाइड कर जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता, जनरली नहीं होता, बिकॉज वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, पर कभी कभार बिल्कुल पॉसिबल है, अगर क्राउडेड होगा तो ऑफ कोर्स कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, आप जल्दी से देख लेते हैं। तो नाविक इज इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय ISRO. It provides two services: precise positioning and timing services. It has 3 satellites which are placed in geostationary, 4 satellites placed in inclined geosynchronous orbit. This much is clear. It use dual bands. बस इतना याद रखिएगा, ये सब याद मत रखिए क्या है बैंड के नाम, बस इतना रखिए, it uses a dual band services. Dual band, first band provides standard positioning services, मतलब common people services. It has 2 bands. One band is for common people जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे, and one band is for restricted services जो किसको मिलेगा, आर्म्ड फोर्सेस को या सिक्योरिटी एजेंसीज को। क्लियर है यहाँ तक? और एक्यूरेसी मैंने आपको बताई दी कितनी है, 5 मीटर तक फॉर जनरल सर्विसेज या स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। फॉर रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज इट मे बी इवन बेटर। कितनी बेटर है ये स्टूडेंट ने नहीं बताया। कवरेज एरिया प्लीज रिमेंबर कितना है कवरेज, it covers 1500 kilometers around India. It covers entire India as well as 1500 kilometer around India, मतलब इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर और चले जाइए। इंटरऑपरेटेबिलिटी, यस इट इज इंटरऑपरेटेबल, सिंपल याद रखिएगा, इट कैन बी यूज्ड अलोंग विद जीपीएस, ग्लोनास, बाइडू, बीएडू जो भी है, बीडीएस जो भी बोलते हैं इसे। क्लियर? चलिए बाकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही होंगे। स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस, आपको एग्जांपल मैंने समझाया। सेट जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं दे यूज नेविगेशन सिस्टम, तो इसमें हमें एडवांटेज मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी, कॉमन सेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा, खासकर आर्म्ड फोर्सेस वगैरह को, व्हेन दे हैव टू रेस्क्यू पीपल, फाइंड पीपल, इट कुड बी वेरी इजी। मान लेते हैं यू आर अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, जिंदगी से आप ऊब चुके हो एंड यू वांट सम स्पाइसेस इन योर लाइफ, आप चले गए हिमालय पे चढ़ाई करने, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं वहां पे कहीं गिर गए किसी कीटर वगैरह में, फिर क्या होगा, यू विल हैव अ इमरजेंसी रिस्पोंडर, दैट इमरजेंसी रिस्पोंडर कैन कम्युनिकेट विद आवर इंडियाज नाविक सिस्टम एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो भी रेस्क्यू टीम होगी दे कैन फाइंड योर लोकेशन। क्लियर है? तो इस तरह की सर्विसेज भी इसमें हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कॉमन सेंस से इकोनॉमिक ग्रोथ को असिस्ट करेगा ही करेगा। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बकवास बकवास बकवास। अब चैलेंजेस समझ लेते हैं। पहला चैलेंज क्या है, लिमिटेड कवरेज, वो तो आप समझ ही गए, केवल 1500 किलोमीटर, भाई रीजनल है वैसे भी ये। ओवर टाइम वी विल मेक इट ग्लोबल बट इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस, आपने देखा होगा व्हेन यू गो अंडरग्राउंड या टनल में जाते हैं तो योर जीपीएस सिस्टम, यू लूज जीपीएस सिग्नल्स, तो ये भी एक इशू है कि इट कैन द नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेस कैन डू इंटरफेयर इन द सिग्नलिंग सिस्टम। और ये आपको पता है ये डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इट इज नॉट लाइक योर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये कब से होने लगा? जीपीएस तो आपका डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, आपका मोबाइल डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टेड होता है जीपीएस में। मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है? हाँ रिया सही बोले आप, है कौन टावर वाला कौन था कैसे होता है? क्या कह रहा, हमें तो फ्री इंटरनेट से मतलब है, लेकिन ऐसे वो पूछ सकते हैं, अगर वो लिख देंगे कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेविगेशन सिस्टम, तो उसमें लिख देंगे मोबाइल नेटवर्क सिस्टम यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप कहेंगे बिल्कुल सही है,
फिर 0 मार्क्स आते हैं एंड यू विल बी लाइक ये क्या हुआ तेरा वादा है, वो कसम वो इरादा जी। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन दैट यू हैव इन मोबाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम सी लेन केबल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता, सी लेन से होता है। You have a phone that communicates with a nearby tower. The tower communicates to the main transponder. From that transponder, it goes from sea lane cable. पूरी दुनिया में जो आपके ओशियंस हैं, वहां पे बड़ी बड़ी केबल्स लेकर ही हुई हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता है। प्लीज याद रखिएगा सब लोग that your mobile communication works through sea lane cables as of now. अभी डेवलप किया जा रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कम्युनिकेशन में, आपका जो वन जैसे डीटीएच, ये छोटी मोटी चीजें के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, टेक्निकल जानकारी। जैसे डीटीएच घर में जो सैटेलाइट आता है आपका, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सैटेलाइट्स, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरनेट सर्विसेज। पर क्यों नहीं होता? बिकॉज सैटेलाइट इज अ हैवी मशीनरी, इट कैन पुश वेव्स। आपका जो छोटा सा चिरकुट सा एंटीना है, इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट बैक द वेव्स। वो अब सैटेलाइट तक वेव नहीं फेंक सकता, बट सैटेलाइट कैन थ्रो वेव टू योर एंटीना। दैट्स व्हाई देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन, देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। क्लियर है? बट नाउ वी आर डेवलपिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर प्लेसिंग वेरी स्मॉल सैटेलाइट्स नियर अर्थ। क्या ऑर्बिट होता है? लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, रियर अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स है, वी आर प्लेसिंग वेरी स्मॉल सैटेलाइट्स इन अ लार्ज नंबर्स। प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं इन्हें, ठीक है। इलॉन मस्क आई बिलीव इज आल्सो डेवलपिंग वन ऑफ हिज ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडिया में भी डेवलप कर रहे हैं, हाँ, वन वेब और स्टार लिंक समथिंग करके। सो व्हाट इज दिस? इसमें छोटी छोटी सैटेलाइट्स, दे विल बी प्लेस्ड ऑन लो अर्थ ऑर्बिट एंड दो सैटेलाइट कैन इजीली कम्युनिकेट विद योर फोन। तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, पर अगर राइट नाउ यूपीएससी राइट्स दैट योर फोन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू सैटेलाइट, सही है गलत है? गलत है। योर केबल कनेक्शन इज डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टेड, बिल्कुल सही। योर जीपीएस नेविगेशन वर्क्स डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट्स, बिल्कुल सही। वो अलग है, सैटेलाइट फोन सैटेलाइट से होता है, पर वो फिर फोन अलाउड भी नहीं होता ना भाई। हाँ, आर्मी वगैरह पे होता है, वो सैटेलाइट फोन मिलता भी नहीं है इजिली। अलाउड होता है बिल्कुल, सैटेलाइट फोन जो होते हैं वो डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन के लिए होते हैं, पर वो रेयरली मिलते हैं वैसे भी। चलिए एनीवे, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैटिबिलिटी विद ग्लोबल सिस्टम, आपको पता है फ्रीक्वेंसी प्रोटोकॉल का ड्रामा है जो भी है। यूजर अवेयरनेस, जैसे आपको ही नहीं पता एंड यू कॉल योरसेल्फ लिटरेट, तो बाकी लोगों का सोच लीजिए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर मोर टेक्नोलॉजी, जो भी ड्रामा चला है। जैसे 5G आ रहा है, ठीक है। 5G, व्हाट इज 5G? कुछ नाम है उसका टेक्निकल यार? जैसे 4G का क्या नाम था? 4G का तो सबको पता होगा यार, है? हाँ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और 3G 4G 5G ये सब पता ही होगा आपको। थोड़ा सा बेसिक रखिए, व्हाट इज 3G, व्हाट इज 2G, व्हाट इज 5G, व्हाट आर द क्रिटिकल डिफरेंसेस। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है 4G और 3G के बाद? 3G के बाद सबसे बड़ा फर्क यह है कि नाउ वी हैव डिजिटल कम्युनिकेशन। उससे पहले एनालॉग बेसिस पे था, अब डिजिटल कम्युनिकेशन है। 4G डिजिटल है और आपका जो 5G है ये भी डिजिटल है। उससे पहले एनालॉग था। आई थिंक 1G जो आया था बहुत पहले। पेजर आपने कभी देखा? पेजर्स होते थे, उसमें केवल मैसेज आता था छोटा सा, वो आपके एनालॉग पे थे। बाकी डिजिटल कम्युनिकेशन है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है, सब में याद रखिएगा। CDMA होता है आपका, जो 2G में आता था, CDMA और GSM यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। दैट इन दैट यू हैव टू पुट अ सिम एंड मोबाइल फोन इज द सेम, सिम पुट करनी होती है। CDMA में देयर इज नो सिम, इट इज इंटीग्रेटेड विद इन द मोबाइल फोन, जो शायद रिलायंस का भी लाया था CDMA फोन, ठीक है। चलिए एनीवे, ये थोड़ा बहुत मुझे खुद नहीं पता 5G का क्या है, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे, आपको पता हो क्या पता, ठीक है। बट देखिए साइंस एंड टेक में इतना ध्यान नहीं देता, बट स्टिल थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। मैंने पढ़ा था बहुत पहले, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो 5G का थोड़ा याद रखिएगा। द टेक्नोलॉजी में फिर कह रहा हूँ, विच एवर टेक्नोलॉजी आर यूजिंग, जो आपके आसपास है, हैव सम जनरल आइडिया अबाउट इट। थोड़ा बहुत रखे, डीप डिटेल्स में मत जाइएगा, बट हैव अ बिट आइडिया कि व्हाई इट इज कॉल्ड 5G, व्हाई इट इज, हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड बाय 4G, व्हाट इज द टेक्निकल स्टैंडर्ड, नॉट इन डीप डिटेल्स। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट मेंटेनेंस एंड रिपेयरेंस, कोई बात नहीं है, तो बड़ी बात नहीं है, इसमें करते रहेंगे। चलिए अगली बात करते हैं कोसोवो की।
नेक्स्ट इज कोसोवो. कोसोवो क्या है भैया? In the aftermath of one of the worst escalation tension between Kosovo and Serbia in the last decade, the NATO, the bully of the world. जैसे आपके स्कूल में बुलीज होते हैं ना, ग्रुप बना के पीटते हैं हर व्यक्ति को, वैसी नेटो है. ठीक है, ये भी ऐसे ही है. कुछ बुलीज हैं अमेरिका की लीडरशिप में, वो लोग साथ आ गए हैं, वो हर किसी को पीटते फिरते हैं बेमतलब के, कई बार मतलब से भी पीटते हैं, ऐसी बात नहीं है. सो North Atlantic Treaty Organization. It is whenever you will do IR, you will understand about a concept called collective defense. कौन सा सिक्योरिटी वाला? हाँ, कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है, पर वो यूएन का प्रिंसिपल है. कलेक्टिव डिफेंस. तुम्हें क्या हुआ? अच्छा मक्खी. कलेक्टिव डिफेंस दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट. कोई और एग्जांपल बता सकता है मुझे कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का? पहले मैं बता. कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का मतलब होता है अ पैक्ट अमंग द कंट्रीज व्हिच प्रोटेक्ट देम ओनली. वो नेटो यूरोपियन यूनियन कहते हैं यार, क्या बात कर रहे हैं. क्वाड अभी कलेक्टिव डिफेंस नहीं बना है, नहीं है. ब्रिक्स नहीं है, आसियान नहीं है, और कोई? सार्क तो बिल्कुल ही रद्दड़ है. सार्क तो बिल्कुल नहीं है. कोई और पैक्ट याद नहीं आ रहा जो? चलो, कोल्ड वॉर में एक पैक्ट था बहुत पॉपुलर पैक्ट, वॉर्सो पैक्ट. यस, वॉर्सो पैक्ट जो अब नहीं है, वॉर्सो पैक्ट. दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट. क्लियर है? वो कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का मतलब क्या होता है? अ पैक्ट विच इज साइंड अमंग द कंट्रीज एंड इट प्रोटेक्ट ओनली दोज कंट्रीज. ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन के लिए समझ लीजिए, नोन एज collective security. This concept evolved in a speech given by Woodrow Wilson known as 14-point speech. याद रखिएगा, IR में the entire international relation is nothing but 14-point speech. आज भी जो इशू है, all the issues that are taking place, चाइना हो कोई भी हो, all issues are having foundation here. 1917 में Woodrow Wilson gave this speech to the US Congress. In that he gave 14 points, basically 14 principles, and the entire world you see right now is 14 points. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ we live in a world made by US and sustained by US. Everything is US oriented. He gave 14 point और आज भी हम उन्हीं पे लड़ रहे हैं. All debates, all discussion in entire international relation, everything is still rooted in 14-point concept. जब भी आप IR करेंगे, you will do this in detail. One of the 14 point is collective security. It came because there were two world wars. ठीक है, particularly World War I. So when World War I happened, na people were very angry. Common people were very angry and they were like, यार wars खत्म ही नहीं हो रहे. And यूरोप को आपको पता है, यूरोपियन हिस्ट्री is filled with wars. So people were very angry and people thought, why shouldn't we evolve a new idea? Before collective security, before First World War, the idea or the organization principle of the world was balance of power. That principle said that all countries will maintain roughly equal power. देखिए, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब, मान लेते हैं यू आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड अदर पर्सन कम इन फ्रंट ऑफ यू इक्वली कैपेबल, तो वुड यू लाइक टू फाइट विद दैट पर्सन? नहीं. अ पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपसे 10,000 गुना वीक है, वुड यू लाइक टू फाइट विद दैट पर्सन? कोई बात हो जाए तो, कोई बात हो जाए, इसलिए मैंने बोल दिया है. बेसिक मैंने बात ये, यू कैन डोमिनेट दैट पर्सन एंड यू वांट, यू कैन डिस्ट्रॉय दैट पर्सन. A person who is equally capable like you or better than you would never fight with that person. That is the principle of balance of power. It says all countries in the world basically maintain what? Roughly equal power. When you have roughly equal power, you will never like to go on a war. But that principle failed always. With the rise of Napoleon in France, our world history में पढ़ेंगे, with the rise of Napoleon in France, it always failed. Ultimately, when First World War happened, the world was angry, the people were angry कि अरे वॉर खत्म ही नहीं हो रही. Then a new principle came. So balance, collective security is a replacement of balance of power. सबको समझ में आया?
The balance of power as a principle that was the organizing principle of the world before First World War. It gave way to a new idea called collective security. और मैंने आपको हमेशा बताया, reality is what you believe. Your reality is always shaped by theories. इसलिए आपने सुना है ना, the pen is mightier than the sword, जो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं because pen से आती है, from pens comes theories, the theories that defines you, your world around. तो क्या करा आपने, सिर्फ आपने एक कंसेप्ट ही तो बदला आईआर में, और आईआर की दुनिया बदल गई. You just change a concept from balance of power to collective security, and it radically changed the world. Example, United Nations. United Nation is a grouping of all the nations of the world. It is based on the principle of collective security. So अब आते हैं, what is collective security? Collective security means the security of one nation is not the concern of that nation only, it is the collective concern of entire humanity. समझ में आया collective security? The security, मान लेते हैं, the security of India is not the concern of only India, it is the concern of all the nations of the earth, and they all came together on a platform known as United Nations. यहाँ तक बात समझ में आई? और एज दुनिया में जैसा होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी पे यूएन तो बन गया, बट यूएन रिमेन्ड अ फेलियर बॉडी बिकॉज ऑफ यूएन में एक स्ट्रक्चर है जिसका आप नाम समझेंगे, नोन एज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अगर मैं पैरेलल क्रिएट करना चाहूं, इट इज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? इट्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर ड्रॉन आउट ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट इन इंडिया. हम क्या करते हैं? वी चूज आवर एमपीज, वी चूज आवर एमपीज, दे गो इनटू द पार्लियामेंट. आउट ऑफ दोज एमपीज, few MP become ministers. What is a minister? That person is an MP who is the part of the government. The remaining people, except the minister, everyone is the part of legislature only. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? We chose our MP. Some of the MP became ministers. All the ministers put together is known as Council of Ministers, headed by Prime Minister. State में Chief Minister. यहाँ तक समझ में आया? So काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या? इट इज फ्यू पीपल ड्रॉन आउट ऑफ ऑल द एमपीज. ठीक है, इसी तरह से यू हैव टू बॉडीज देयर, यूएन जीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कितनी कंट्री है दुनिया में? 5 नहीं है, 3 है. 193. 2 कंट्री अभी ऑब्जर्वर है, उन्हें स्टेटस नहीं मिला है. कौन है वो? हाँ, फलस्तीन एंड ताइवान है भाई. ऐसे मत करो यार, बुरा मान जाएंगे लोग. हाँ वैसे सही कह रहे हो. हाँ ठीक है, एक वो कंट्री है जो ऑब्जर्वर स्टेटस पे है. ताइवान का ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है. टर्की नहीं, टर्की नहीं है. टर्की हम फ्राई कर चुके हैं इसलिए नहीं है. वेटिकन सिटी नोन एज होली सी. वेटिकन सिटी जो पोप की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज होली सी. इट इज एन ऑब्जर्वर. सो द वर्ल्ड हैज 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज एंड 2 ऑब्जर्वर टू यूनाइटेड नेशन. क्या तो क्लियर है? दे ऑल आर प्रेजेंट इन, इट इज जस्ट लाइक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ऑल द एमपीज आर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. Out of those MP, few people become the part of government known as ministers. So out of these countries, few countries are the member of a body called. अब सबको समझ में आया? तो UNSC में एक प्रॉब्लम है. There is a country called America, the world bully. Another country called Russia, the second world bully. These are permanent members. Permanent members का मतलब क्या होता है? They always stay here. The remaining member recycles from here. UNGA में से few members are elected to serve in here on a 2-year term basis. यहाँ तक सबको समझ में आया? इनके पास एक चीज है जिसे बोलते हैं वीटो. The permanent member, the member who always stay on the United Nations Security Council, they can veto means they can prohibit any action of UN. और UN का एक्शन क्या है? Collective security. Example, Ukraine. Ukraine में war is going on. So it is an aggression on Ukraine. And what is collective security says? The security of Ukraine is the concern of all the countries of the world.
So UN will have to take an action. But problem ये है कि Russia is a permanent member. So any action that will come to the UNSC, Russia will veto that. यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? तो इन कारण से क्या बनाया गया? America felt कि this so-called collective security is not working because United Nations में you have Russia as a permanent member. So whatever action I propose in United Nations, Russia always veto them. It is not working. So America thought, why shouldn't I have a smaller collective security that is known as collective defense? सबको समझ में आया why collective defense were made? They were made because collective security was failing. And the only significant collective defense pact that is remaining is NATO. बाकी वॉर्सो वगैरह बने थे, अब नहीं है. यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए. Anyone, any confusion? सॉरी, हाँ 5 कंट्रीज के पास, पर मेनली यही दोनों कंट्री चलती रहती है. वैसे चाइना भी आजकल बहुत इस्तेमाल करने लगा है. ऑनलाइन पीपल क्लियर? कोई क्वेश्चन? फ्रांस एंड यूके, यूएनएससी का किस चीज का? इंडिया सर्व कर रहा है. अभी रिसेंट में 2022 तक सर्व किया था. 2 साल का टर्म होता है. जो नॉन परमानेंट होते हैं ना, वो इलेक्शन से आते हैं. परमानेंट नहीं है, इंडिया नहीं है. तो हाँ, इंडिया कोशिश कर रहा है. इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द परमानेंट मेंबर. कुछ नहीं हो रहा. इंडिया को कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा. चाइना क्या वैसे भी नहीं बनाएगा. अब एक बार को P5 कंट्री सारे बोल जाएं कि हम वोट दे रहे हैं, तब भी इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा. क्यों? कॉमन सेंस लगाते हैं. अगर आप परमानेंट मेंबर बन गए तो यूएन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती. तो कोई भी कंट्री, छोटा मोटा कंट्री भी नहीं चाहेगा कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने. इंडिया का कोई भी कंट्री परमानेंट मेंबर बने. आप समझ? अभी क्या है, राइट नाउ वी हैव टू डील विद 5 कंट्रीज who ensure that UN never function against them. अमेरिका दुनिया में कहीं भी इन्वेजन करता रहे, कुछ नहीं हो सकता. पर इंडिया ने इन्वेजन करा तो यूएन एक्शन ले लेगा, क्योंकि P5 मेंबर की बात है. तो अभी जो 5 कंट्री है उसी से पूरी दुनिया परेशान है. तो एक और को क्यों लाएगा कोई? इंडिया को कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनाएगा. इंडिया छोड़िए, किसी को कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनाने वाला. जो P5 बन गए. ट्राई करने का फर्क होता है. देखिए, व्हेन यू ट्राई समथिंग ना, यू क्लेम I have the status of that. आपको पता है नहीं मिलेगा, बट क्लेम स्टेक करना जरूरी है ना, to show to the world that we are capable of that. आपको भी पता है नहीं मिलने वाला है. चलिए, anyway, यहां तक बात क्लियर है सबको. अब आगे मूव करें जल्दी से. So we are talking about कोसोवो. कोसोवो में टेंशन हुई एंड NATO last week sent around 700 additional peacekeeping troops to कोसोवो. अब ये देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए. वेयर इज कोसोवो? ठीक है, वेयर इज कोसोवो, व्हाट आर द फीचर्स अराउंड इट, एनी पर्टिकुलर रिवर, एनी पर्टिकुलर लेक और समथिंग. दीस थिंग यू मस्ट नो. चलिए आते हैं कोसोवो के बारे में. कहाँ है भाई कोसोवो हमारा? ये रहा. तो कोसोवो के आसपास कंट्री कौन कौन सी है? मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया और अल्बानिया, मैसेडोनिया. और मैसेडोनिया से कौन आया था? वो क्या नाम है उसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट. मैं कुछ और बोलने वाला था. चलिए, नहीं ऐसी बात नहीं है. चलिए, ठीक है. आसपास की कंट्री है. ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, थोड़ा याद रखिएगा. जो भी अंडरस्टैंड जो भी इसमें है, क्या माउंटेन वगैरह जो भी है, थोड़ा याद रखिएगा. माउंटेन, रिवर, पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाइड ब्रिन वगैरह, दीस थिंग यू मस्ट रिमेंबर, बिकॉज इस बार देखिए यूपीएससी ने यही करा है. द वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सारे के सारे कहां से थे? IR से उठाए हुए थे, इंटरनेशनल इवेंट से उठाए हुए थे. सो हैव सम आइडिया अबाउट ज्योग्राफी एंड हैव आइडिया अबाउट एनी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर. कोई भी जैसे मान लेते कोई हाईएस्ट पीक है या कोई बड़ी लेक है, इस तरह की. क्लियर है सबको? चलिए आगे मूव करते हैं. दैट्स यू हैव टू डू. Officially, Kosovo is known as Republic of Kosovo. It is a partially recognized landlocked country located on the southern eastern border. It declared independence from Serbia in 2008. There's a country called Serbia, which was a part of a country called Yugoslavia. इसमें कहाँ है? पता नहीं, कहीं लिखा होगा. ठीक है, एक बड़ी सी कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया. आई थिंक प्रीवियस क्लास में वी डिस्कस्ड वन कंट्री वन लॉ वाला कॉन्सेप्ट. जब मैंने बोला था इसका बोगस कॉन्सेप्ट.
पूरी दुनिया has suffered because of this. आप श्रीलंका देखिए, श्रीलंका tried to impose one country one law and look at it face civil war. Myanmar tried to impose the same one country one law. China is trying to do the same. I don't get the thing why people do not understand this. Humans are not like animal you can tame. Humans are like spring. The more you compress, the more they rebel. Very good example. Look at around yourself. uh, observe this fact, whichever parents who are very strict, उनके बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं. Have this idea, the parents, any family in which parents are heavily strict, their kids always spoiled the most, because for them getting spoiled is a kind of rebellion. Very good example, Gandhi's own son. Gandhi ji का जो बेटा था, he did everything Gandhi said no to, because for him doing those things like gambling, drinking, Gandhi इन सबके खिलाफ था, and he did all those things. Why? Because for him that was not drinking, it was defying the father. Imagine करिए, जो व्यक्ति बुरा बाप था वो दुनिया इंडिया का बाप है. And it's a common phrase. देखिए, I have always seen those who are good politicians या good leaders ना, they are bad family men. क्योंकि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते. और ये हमेशा होता है. दोज पीपल हु आर गुड इन पब्लिक लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ बड़ी खराब होती है. और ये बहुत कॉमन फ्रेज है? हाँ, मोदी जी का एग्जांपल ले लीजिए. ही इज मैरिड, ठीक है, बट ही डज नॉट, ही इज सेपरेटेड, एंड दैट्स व्हाई ही इज प्राइम मिनिस्टर. अगर वो शादी कर लेता तो फिर सब्जी लानी पड़ती, शाम को बेचारा परेशान रहता. सब्जी लाओ, खाना बनाओ, फिर सुनो टाइम नहीं देते मेरे को, घूमने नहीं जाते मेरे साथ. हाँ, 8 बजे घर आओ. उसने देखिए नहीं, इट्स अ कॉमन थिंग. He left the family and he lived his entire life with RSS, and that's how he became the chief minister and the prime minister. If he would not have left the family, then he must be a good person. He must be rich also, talented है व्यक्ति, लेकिन he will not be the prime minister of India. He became prime minister only because he left the family and dedicated his life to public affairs. वरना टाइम नहीं मिलता है. फैमिली लाइफ आप किसी की भी देख लेना, कभी टाइम नहीं मिलता. टाइम पे घर आओ, 8 बजे घर चाहिए मेरे को, ठीक है. टाइम नहीं दे रहे, मूवी देखने नहीं जा रहे, काम भी तो होता है कुछ. पर्सनली बोल रहा हूँ, तकलीफें बता रहा हूँ अपनी खुद की, ठीक है. कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेनी चाहिए. चलिए, एनीवे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट partially recognized country. And why I was giving this example, because Yugoslavia was a big country. They tried to impose one country one law. In a diverse country, you can never impose one country one law, because it kills diversity. और मैंने आपको बताया, if for example if I dictate you what you should wear, I will say everyone will wear the same clothes. You will be like, हम आएंगे ही नहीं क्लास में. Understand the difference? If the thing is, nobody can dictate you your life. कोई भी हो, पेरेंट्स भी एक लिमिट के बाद आपको परेशान लगते हैं, और सब लग सकते हैं. कंट्री को कौन झेलेगा? जब आप पेरेंट्स के खिलाफ रिबेलियस कर सकते हैं, रिबेलियन कर सकते हैं, when you can rebel against your parents, the people who nurtured you, fed you, provides your education, everything, then state तो कुछ भी नहीं है, उसको तो आप कभी लात मार दोगे. Understand the difference? And that's how Yugoslavia divided. Yugoslavia did not respect diversity, tried to uniformitize the country, and ultimately क्या हुआ? Everyone was like, मैं जा रहा हूँ. And that's how it divided. तो latest division जो है वो है कोसोवो का सर्बिया से. सबको ठीक है, क्लियर है सबको? ऑब्वियसली बात है, सर्बिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो. कॉमन सेंस है. कोसोवो इज कमिंग आउट ऑफ सर्बिया, कैसे रिकॉग्नाइज कर लेगा? बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज कोसोवो. सबको क्लियर है? कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, यूएन, आपका कोसोवो इशू, सबको क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी में नहीं है? बाल्कन रीजन है, जाता मुझे पता है वो पूरा का पूरा. वो बाल्कन रीजन ही तो कहते हैं उसे, कोसोवो जो ये रीजन है. तो बाल्कन रीजन, बाल्कन वॉर तो बहुत पहले भी कई बार हुई है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाल्कन्स का बहुत बड़ा रोल था. उनकी जो नेशनलिज्म की एस्पिरेशन बहुत स्ट्रांग रही है. प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, जैसे इंडिया में एक चीज हमने बहुत अच्छी समझी, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, दे अंडरस्टूड ऑफ वन थिंग वेरी गुड. They never imposed one way of life on entire country. If Nagaland said we want separate rights, we were like, fine, have it. If tribals of India said we want a scheduled status, the normal people, the remaining citizen of India shall not enter in our area, we were like, you can have it. We never imposed one way of living on India, and that's how India survived.
वरना इंडिया जैसी डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं है दुनिया में. आई ऑलवेज सेड इंडिया इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट मैस्कुलेटिंग एज अ कंट्री. इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है कि इट इज सेड दैट इंडिया इज लाइक अ कॉन्टिनेंट मैस्कुलेटिंग लाइक अ कंट्री. और ऐसी डाइवर्स कंट्री में इफ यू थिंक यू कैन रन दिस कंट्री बाय वन लॉ, तो आप इंदिरा गांधी हो और क्या हो. वो मर गई, उसके बारे में हम बोल सकते हैं. कोई और जब मरेगा तो उसके बारे में फिर हम उसके बारे में भी बोलेंगे. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. ज्योग्राफी. Geography. Kosovo is situated in the central Balkans and shares border with country. मैंने आपको दिखाई दी थी मैप में. The countries around Serbia, North Macedonia and कौन सी है? Albania and Montenegro. The largest capital is Pristina. बस इतना याद रखिएगा. The largest city in the capital. Population जरूरी नहीं है याद रखने की, बस ये याद रखिएगा कि they are ethnic Serbs. Population figure याद नहीं रखने की जरूरत नहीं, ethnicity याद रखिएगा. They are ethnic Serbs. नहीं सॉरी, दे आर इथनिक अल्बेनियन. सॉरी, सर्ब नहीं है. दे आर मेनली इथनिक अल्बेनियंस बट दे आल्सो हैव सम सर्ब्स. ठीक है. इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ यूनिकैमरल पार्लियामेंट. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, प्राइम मिनिस्टर, मतलब बेसिकली इट इज हैविंग अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंपली स्टेटिंग. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी पीपल रिकॉग्नाइज दिस कंट्री, ये और ज्योग्राफी वाला, दिस पॉइंट एंड द ज्योग्राफी पॉइंट बोथ आर इंपॉर्टेंट. Kosovo has been recognized as an independent state by over 100 countries, including the bully, United States, and bully's friend, European Union. ठीक है. So they have recognized Kosovo. However, countries such as Russia, obviously बात है, anything जिसे यूएस रिकॉग्नाइज कर लेगा उसे रशिया तो कभी कर ही नहीं सकता. फिर गेम में मजा कैसे आएगा. ठीक है. तो दैट्स द कॉमन सेंस. So Russia, China, and some countries of EU, like Spain, have not recognized. So simply याद रखिए, it is a partially recognized country. It's not a fully recognized country. And to be fully recognized is a precondition to become an independent country. Clear everyone? चलिए आगे चलते हैं. बाकी मैंने आपको बताया था वही कहानी है. यूगोस्लाविया ब्रेकअप होता है, उसके बाद कई कंट्री बनती है. सर्बिया में से कोसोवो निकलने की कोशिश करता है. देखिए पहले कोसोवो क्या चाहता था, हर आप ये कॉमन फीचर है, यू कैन सी इन ऑल इंडिपेंडेंस मूवमेंट. एवरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ एवरी कंट्री स्टार्ट्स विद द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी. फर्स्ट यू डिमांड ऑटोनॉमी, और जब आपको वो नहीं मिलती यू विल बी लाइक अब तो आजादी चाहिए. वेरी गुड एग्जांपल पाकिस्तान, रीसेंट एग्जांपल में. बांग्लादेश वाज नेवर आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस. The Mujibur Rahman, Awami League's leader or the founder, he was just demanding autonomy. He said, I will stay with Pakistan. All I want, give me a autonomous status. जैसे we gave to Jammu Kashmir, most of the northeastern states, scheduled state. इस तरीके से वो कहा था, give me a autonomous status and I will be the part of Pakistan. But फिर पाकिस्तान ने क्या बोला, no autonomy. तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाय बाय. And it always happens. हमेशा देखिए, that's why I always say, if you try to run a country, that to diverse country, by one law, one cloth, one culture, you will make sure that country divides. आप खुद अपने हाथों से इंश्योर करेंगे वो कंट्री टूटे. क्लियर है. यूगोस्लाविया सबसे बढ़िया एग्जांपल बनता है. If it would have respected its people, its diversity and autonomy, अगर सर्बिया ने इसे ऑटोनॉमी दे दी होती कोसोवो को, तो कोसोवो ने कभी इंडिपेंडेंस नहीं मांगता. क्लियर है सबको. चलिए बाकी इतनी टेंशन आपको पता ही, छोड़िए. अच्छा एक कंसेप्ट और आया है यहाँ पे, अनदर कंसेप्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन. ये कंसेप्ट भी कहाँ का है, 14 पॉइंट स्पीच का है. जब वुड्रो विल्सन गिव 14 पॉइंट स्पीच, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन स्टेट्स दैट एवरी कम्युनिटी हैज अ राइट ऑफ नेशनैलिटी. तो वी सपोर्टेड ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अगर आपको पता हो इंडियन हिस्ट्री में, we supported Britishers in First World War. Why? Because Woodrow Wilson said self-determination. Every community have a right of their nationality. So we were like, yaar, it's a good promise. So when the war will get over, Britishers will give us Swaraj. But ऐसा हुआ नहीं. वॉर की जरूरत थी, वॉर के बाद ब्रिटिशर्स लाइक क्या, ये मैंने कब बोला. ठीक है. So
तो when next world war came, that is the second world war, हमने पहले क्या बोला? Give us independence first, then we will support you. दोनों वॉर में ये फर्क है इंडियंस का. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी सपोर्टेड फॉर द ब्रिटिशर्स बिकॉज वी वर फूल्ड बाय सेल्फ डिटर्मिनेशन आइडिया propounded by Woodrow Wilson in 14-point speech. But in second world war we were like no. इंग्लिश में फ्रेज है ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. एक बार तो आपने कर दिया, सेकंड बार में हमने बोला नो, फर्स्ट गिव अस फ्रीडम, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं हमें दैट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर यू विल गिव अस, नो, फर्स्ट गिव अस फ्रीडम देन वी विल सपोर्ट यू. और वीवक के लिए इसीलिए आपका क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन जो सारे आए थे वो इसीलिए आए थे. क्लियर है यहां तक? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस. देखिए ये प्रिंसिपल आपके लिए कॉइन नहीं किया गया था. कई बार क्या होता है, यू कॉइन सम आइडियाज फॉर सम पर्पस एंड दे लीड टू समथिंग एल्स. द आइडिया दैट वाज कॉइन्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट वाज कॉइन्ड फॉर कॉलोनीज. कॉलोनीज आप समझते हैं ना, कंट्री यू कैप्चर. तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज बेसिकली अ वॉर ऑफ व्हाट? किस चीज की वॉर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? किसकी? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ वॉर ऑफ कॉलोनीज. द कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर फाइटिंग फॉर कॉलोनीज. सो यू वांट सपोर्ट ऑफ कॉलोनीज, सो यू प्रॉमिस देम. ऐसा ना, बच्चे को आपको खा के ले जाना तो लॉलीपॉप देने वाली बात है ये. तो उन्होंने क्या बोला? हैव दिस चॉकलेट कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यू विल सपोर्ट अस, क्योंकि इट वाज अ वॉर ऑफ कॉलोनीज. पर एक बार सपोर्ट मिल गया फिर कहाँ है का चॉकलेट, चलो बेटा खत्म कहानी. ठीक है, तो द सेल्फ डिटर्मिनेशन वाज बिलाइड. तो आइडिया अच्छा था, दे कॉइन्ड दिस आइडिया टू गेट द सपोर्ट ऑफ द कॉलोनीज, विन द वॉर एंड देन फॉरगेट. बट एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ. दिस बिकेम द बिगेस्ट रीजन फॉर एंटी कॉलोनियलिज्म. जो एंटी कॉलोनियलिज्म की जो फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, वो यहां है. देखिए ये आइडिया कॉइन किस लिए किया गया था? टू गेट द सपोर्ट ऑफ कॉलोनीज, यूज देम एंड थ्रो देम. बट ओवर टाइम सेल्फ डिटर्मिनेशन बिकेम द प्राइमेस्ट पॉइंट ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म. इवन टुडे एवरी इथनिक डिमांड इन द वर्ल्ड लाइज इन सेल्फ डिटर्मिनेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है ब्रिटेन. आपको पता होगा यूके इज अ कंपोजिशन ऑफ 4 कंट्रीज. ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड इंग्लैंड. These 4 countries came together and they are known as UK or United Kingdom. Out of that, Scotland do not want to remain with UK. And what argument they give? Self-determination. तो एक आइडिया आपने कॉइन किस लिए किया था? फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज. बट नाउ इट हैज बिकम द प्राइमेस्ट पॉइंट ऑफ anti-colonialism, independence movement, all independence movement of the world, separatist movement. देखिए डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हैं. If for example Nagaland wants to separate from India, तो नागालैंड वालों के हिसाब से it's a independence movement, हमारे हिसाब से separatist movement. डिपेंड करता है where you are standing. It's always that's the game. आपको मैंने हमेशा बताया, somebody's terrorist is always somebody's patriot. Similarly, somebody's separatism is always somebody's nationalism. हर किसी का डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हैं. So in that scenario, that separatism, so-called separatism, is based on self-determination. It's a very important foundational idea, or it's a part of Woodrow Wilson's 14-point speech. इसलिए मैं बोल रहा था the entire international relation is founded in 14-point speech. Clear? चलिए, बाकी कुछ नहीं, इसमें वॉयलेंस हो रहा है, हमें कुछ ज्यादा जानना नहीं है. मिलिट्री इंटरवेंशन वगैरह पढ़ लेना यार. इंडियाज पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज इंडियाज पोजीशन? India does not recognize Kosovo as an independent state. ये याद रखिएगा सब लोग. India does not recognize Kosovo as an independent state. इसे पढ़िए मत, उसे पढ़िए मत, एक मिनट, और कॉमन सेंस से बताइए क्यों पढ़ना मत. कोई है? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है. एक रीजन है पर इतना प्राइम नहीं है. हाँ बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े, ये लौंडा समझदार है. ठीक है, तो सही पॉइंट क्या है? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर आर टू मेनी डिमांड्स ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडिया. इफ वी विल सपोर्ट somebody's separatism, then they will support our separatism.
इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कोसोवो, इसलिए नहीं कि वी हेट कोसोवोन्स या वी लव सर्बिया, ऐसा कोई नहीं. रिमेंबर रखना, इंटरनेशनल रिलेशन में नोबडीज इज नोबडीज फ्रेंड. देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट थिंग इज इंटरेस्ट. किसी जमाने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ हमारे खिलाफ लड़ा है. 1917 बांग्लादेश वॉर में अमेरिका सेंड न्यूक्लियर पावर्ड शिप टू बे ऑफ बंगाल टू प्रेशराइज इंडिया. वही शिप जो 1965 में अमेरिका सेंड फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना. वही शिप जो इंडिया के लिए भेजी गई थी चाइना के अगेंस्ट 1965 में, वही शिप को इंडिया के खिलाफ भेजा गया फॉर पाकिस्तान इन 1971. क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट. जिसका इंटरेस्ट जिससे अलाइन कर जाए, एंड इट ऑलवेज वर्क्स. सो वी आर नॉट सपोर्टिंग कोसोवो बिकॉज वी नो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स लाइक खालिस्तान मूवमेंट एंड ऑल. And if we will support somebody's secession, then a lot of people can support secession. और इंडिया का सिंपल स्टेटस रहता है, कभी भी सेसेशन वाले मूवमेंट आते हैं ना, कोई भी हो, जैसे कुर्द नेशनलिज्म की बात चल रही है, a lot of countries like इराक, ईरान का कुछ पार्ट मिला के कुर्द बनेगा, कुर्दिस्तान. या चाइना में आपका ईस्ट टर्कमेनिस्तान की बात हो रही है. चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है वो लोग अलग होना चाहते हैं चाइना से, और वो हर देश में है बिकॉज एवरीवन वांट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन. इंडिया में इतना स्ट्रांग अब नहीं बचा. We at the time of independence, India had a strong separatist movement. अब नहीं है because we were very good in management. We never imposed anything on them. We were like, you want freedom. हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी गारंटी दी हुई है. हमको बताया भी था नागालैंड में no law of the parliament applies in Nagaland without Nagaland's approval. और ये राइट हमने उन्हें क्यों दिया? We were like, you want to live with freedom, so be it, but remain in the same family. Do not leave the family. You want a separate kitchen, have it. ठीक है, फैमिली में होता है ना, नहीं भाई वो आती है ड्रामा पेलती है तो क्या कहते हैं, चलो सेपरेट किचन ले लो. बात क्लियर है यहाँ तक. सो बट दे आर नॉट गुड इन दिस. दे ट्राई टू इम्पोज वन वे ऑफ लिविंग, बट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो. सबको समझ में आया? सो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिया की पोजीशन. इफ देयर इज एनी सेसेशन मूवमेंट इन द वर्ल्ड, यू कैन प्रेडिक्ट इंडियाज पोजीशन until unless India is directly involved. अगर इंडिया के डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो इंडिया की पोजीशन विल चेंज, नहीं तो इंडिया की पोजीशन विल ऑलवेज बी इंडिया विल नेवर सपोर्ट सेसेशन मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ इन एनी कंट्री. चाइना में तो हम खुश के सपोर्ट करेंगे, चाइना पाकिस्तान में हमें मजा आएगा, हम सपोर्ट कर देंगे बिकॉज वहां पे हमारा इंटरेस्ट है. अदरवाइज वी डू नॉट सपोर्ट सेसेशन मूवमेंट. क्लियर है सबको? ये पॉइंट याद रखिएगा सब लोग. और हम देखिए, अब ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं कि वी डू नॉट सपोर्ट सेसेशन मूवमेंट क्योंकि हमें अपना डर है, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं. बड़ी बड़ी बातें क्या है? रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर. तो बड़ी बड़ी बातें माननी होती है. तो बड़ी बात यह है कि वी डू नॉट सपोर्ट कोसोवो, नॉट बिकॉज वी डोंट लाइक सेसेशन, बट बिकॉज वी रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड यूएन चार्टर. ठीक है, कहानी खत्म. एंड इट इज अ बायलेटरल इशू बिटवीन, हम बोलते हैं खुद संभालो, हमें क्या मतलब. ठीक है, तुम्हारा रिलेशन तो तुम जानो, डायलॉग नेगोशिएशन सब बाकी सब एक ही चीज है. आपको मैंने बताया था इंडिया वाज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी फ्रॉम 21-22 में 2 साल इंडिया नॉन परमानेंट मेंबरशिप रह चुका, अब नहीं है. आई थिंक 7वीं या 8वीं बार इंडिया सर्व कर रहा है नॉन परमानेंट मेंबर की तरह, विच इज अ गुड थिंग. चलिए, इसी में मुझे आपको आपके साथ डिस्कस करना था इंडियाज अलाइनमेंट पॉलिसी, हाउ इंडिया अलाइंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स. जल्दी करते हैं यार, एक और न्यूज करनी है इसके बाद. देखिए, शशि थरूर हैज डिस्क्राइब जवाहरलाल नेहरू. देखिए, एक फर्क समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी आइडियलिस्ट लीडर. जवाहरलाल नेहरू वाज अ वेरी आइडियलिस्ट लीडर. एंड व्हाई ही टुक जम्मू कश्मीर टू यूनाइटेड नेशंस. आइडियलिस्ट लोग क्या होते हैं? दे बिलीव इन गुड थिंग्स, दे बिलीव द वर्ल्ड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड. And United Nations was a newly created body based on the idea of collective security. And Nehru, being an idealist, a person who sees good things in people, he thought that this new institution created on the basis of collective security, they will hear me also. But he did not understand politics में कोई चीज होती है. He was a very idealist person. So it was a genuine mistake of Nehru, जो हम में से कोई भी कर सकता था. We also believe a lot of things जो बाद में गलत होती है. आप मान सकते हैं कि लोगों को बुरा कोई आपकी मदद कर दे,
There are a lot of things you believe about people, but most of the time, और कई बार क्या होता है, we found to be wrong later on. तो इसका मतलब थोड़ा ना, you start blaming policies decision you take. तो Jawaharlal Nehru, that's why Shashi Tharoor has described Jawaharlal Nehru's foreign policy as moralistic running commentary on international affairs. So how was Jawaharlal Nehru's foreign policy? Moralistic running commentary. He was a very idealistic person. उसके कुछ डिसएडवांटेज हुए में, जैसे फॉर एग्जांपल, ही नेवर बिलीव चाइना विल अटैक इंडिया. हिंदू चीनी भाई भाई, because he was an idealist person. I told you, he believed in good things. Patel was very realistic person. He was like, जो है दुनिया में हरामी भी पिलते हैं, and he was like, नहीं, हरामियों को मैं संत बना लूंगा. गांधी हर कोई नहीं होता. ठीक है, अगला. T. Raja Mohan has described that since the end of Cold War, I hope सबको Cold War तो पता होगा, it's a war between two ideologies. It was not a war between countries. It was a war between two set of ideas, communism and capitalism. Countries के बीच में war नहीं थी, ये ideas के बीच की war थी. ठीक है, since the end of Cold War and the adoption of India's new economic policy, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था 1991 में, उसकी बात हो रही है. तो since the end of Cold War and adoption of new economic policy, India has recast its diplomacy. Successive governments of different political colors have adopted pragmatism, even though public discourse is ideological. ये क्या कहना चाह रहा है? That India during Nehru was an idealistic country who thinks of good things about the world. Since then, or particularly since the end of Cold War and adoption of new economic policy 1990s, governments of different colors have become pragmatic. They see the world as it is. हालांकि मैंने आपको हमेशा बताया, you say something, IR में सबको पता है जो आप कह रहे हो आप नहीं कर रहे. इंटरनेशनल रिलेशन में it is a common phrase. Whatever a country says, they never follow. ये सबको पता है. So in this, हम publicly कैसी बात करते हैं? Ideological बातें, आइडियलिस्टिक बातें, पीस, हार्मनी, डाइवर्सिटी. लेकिन हम कैसे हो गए हैं? प्रैग्मेटिक. वी सी द वर्ल्ड एज इट इज. इफ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इफ अ जेनोसाइड इज बीइंग टेकन प्लेस, अगर हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ बैड थिंग, यूएन शुड टेक एक्शन. बट अगर हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट है तो हम साइड नहीं लेंगे. एग्जांपल, यूक्रेन में क्या हो रहा है? आई कैन गारंटी यू, अगर यूक्रेन वॉर में रशिया नहीं होता तो इंडिया यूक्रेन के साथ होता. इंडिया यूक्रेन के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया है, एंड वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय आवर रिलेशन विद रशिया फॉर यूक्रेनियन. ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं लग रहा यूक्रेन में क्या हो रहा है. वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, बट वी नो द सफरिंग ऑफ द यूक्रेनियन पीपल, बट स्टिल वी कैन नॉट सपोर्ट यूक्रेन बिकॉज वी हैव अ फ्रेंड कॉल्ड रशिया एंड वी नीड इट. देखिए, रशिया इज जियोग्राफिकली नियर टू अस देन अमेरिका. Why we adopted NAM, non-alignment movement, आपको पता होगा. We said we will not go with the US bloc nor with the Russian bloc. Why? Because we understood this. We adopted a liberal democracy like America, but we are near to China and Russia. Geographically, we are near to China and Russia. We cannot afford a Chinese or Russian enemy. Geographically पास है, जब तक अमेरिका मदद करने आएगा हम खत्म हो जाएंगे. अब नहीं, तब की बात कर रहा हूं. बात समझ में आई सबको? तो pragmatism याद रखिएगा. नाउ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर pragmatist, even though they remain ideological. पब्लिकली जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बोलेगा किसी भी फोरम पे, हमेशा बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रियलिटी क्या है? हम उसे सपोर्ट करेंगे जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई करेगा. अब चाहे उसमें लोग मर रहे हो, जी रहे हो, वो एक अलग बात है. अनएथिकल है, मैं मानता हूं. इट्स अनएथिकल बट नेसेसरी. आई हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड ऑलवेज से, जब इंडिया से बाहर की बात आती है, आई एम अ हाईली प्रैग्मेटिक पर्सन. कोई मर रहा है, जी रहा है, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज इंडियाज इंटरेस्ट आर सेटिस्फाइड. बट विद इन इंडिया आई एम हाईली एथिकल. और ये ओरिएंटेशन रहनी चाहिए विद इन इंडिया, बिकॉज दीज आर आवर ओन पीपल. उनसे वी विल डील ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी. हमारे खुद के लोगों से वी विल डील विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी. बट आउटसाइड कंट्री में फर्क नहीं पड़ता. आउटसाइड कंट्री वी विल बी प्रैग्मेटिक. जहां हमारा इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा वहां हम करेंगे. और हर कोई करता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं हम अलग है.
तालिबान का आप सब लोगों को नाम सुना होगा, उसे सर्च करना। तालिबान दे केम फ्रॉम मुजाहिदीन्स। मुजाहिदीन्स के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज सिटिंग इन हिज ओवल ऑफिस एंड ही कॉल्ड देम फ्रीडम फाइटर्स। मुजाहिदीन जिनके खिलाफ अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर चलाई, उन्हीं लोगों के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज सिटिंग इन हिज प्रेसिडेंशियल पैलेस एंड इन मीडिया ही कॉल्ड देम फ्रीडम फाइटर्स। अब जब वही फ्रीडम फाइटर्स ने अमेरिका पर अटैक कर दिया, वो क्या बन गए? आतंकवादी। तो हिपोक्रेसी आईआर में कॉमन सेंस है, ठीक है? क्लियर है सबको? तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो सबको याद है इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कैसी हो गई है? प्रीवियसली वी वर आइडियलिस्टिक, नाउ वी आर pragmatic, but even though our public discourse is ideological based on the ideas of toleration, non-violence, cosmopolitan, पर ये सिर्फ कहने के लिए, रियल लाइफ में वी आर pragmatic। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, और ये बात देखिए इसने बोली है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने बोली इंडिया इज नाउ अलाइंड। नॉन अलाइंड नहीं रहा इंडिया, इंडिया अलाइंड है। पर कैसा अलाइनमेंट है? इशू बेस्ड है। वही प्रैग्मेटिक वाली बात आ गई। इंडिया इज नॉट प्रैग्मेटिक, वी केयर अबाउट आवर इंटरेस्ट। उसके लिए हमें चोर के साथ भी दोस्ती करनी पड़े, हम कर लेंगे। मतलब चोर किसका है हमें क्या पता, जैसे आतंकवादी किसका है हमें क्या पता। और जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में जो इंसर्जेंट्स हैं, वो भारत सरकार की नजर में क्या है? टेररिस्ट। जो इंसर्जेंट पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, वो भारत सरकार की नजर में क्या है? फ्रीडम फाइटर्स। और ये सबके साथ जैसे पैलेस्टीनियन फाइटर्स जो हैं, देखिए पैलेस्टीनियन फाइटर्स दे यूज ट्रेडिशनल टैक्टिक्स ऑफ बॉम्बिंग एंड ऑल। इंडिया नेवर कंसीडर्ड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट बॉडी। वी ऑलवेज कंसीडर पीएलओ एज अ फ्रीडम फाइटिंग बॉडी, लाइक कांग्रेस ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। जबकि पूरी वेस्ट की नजर में, अमेरिका की नजर में पीएलओ क्या होगी? एक आतंकवादी संस्था, बिकॉज इट इज वर्किंग अगेंस्ट इजराइल, अमेरिका फ्रेंड। बट इंडिया की नजर में क्या है? वो एक फ्रीडम फाइटिंग बॉडीज है। वी इवन जो यासिर अराफत, ही वाज द लीडर ऑफ पीएलओ, वी मेंटेन्ड क्लोज रिलेशन विद दैट पर्सन, जो कि दुनिया की लिस्ट में किस लिस्ट में था? आतंकवादियों की लिस्ट में था। वो व्यक्ति जो दुनिया की आतंकवादियों की लिस्ट में है, उससे हमने पर्सनल रिलेशन बनाए हुए थे, because we were like, because India has a large Muslim population and they had sentiments about Palestine, and और also हमारी oil dependence है Middle East country पे। If we do not support Palestine, then Middle Eastern country which are Muslim, they can cut oil supply to India, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो we were like, कोई बात नहीं, आतंकवादी है पर दोस्त है। तो hypocrisy has always been a norm, तो इसमें टेंशन नहीं लेने का, be hypocrite, लेकिन only in IR। When it comes to domestic affairs, we are highly ethical. The highest standard of liberty, the highest standard of equality, the highest standard of people's freedom. No compromise with that. बाहर कुछ भी होता है, ठीक है? चलिए जल्दी, ये खत्म हो गया, अगली न्यूज पे आते हैं। एक न्यूज और बची है आई थिंक, यार 2 न्यूज और बचे, टाइम हो गया हमारा, जल्दी बताता हूँ। जैसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, आप लोगों की आदत होगी वैसे भी, बीमार होते हो तो घर पे बैठ के दवाइयां खा लेते हो, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? खासकर एंटीबायोटिक्स मत खाया करिए। एंटीबायोटिक्स, बट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया इज, हमें एंटीबायोटिक्स कुछ शुगर की तरह लगती है। हर वक्त एंटीबायोटिक खा रहे हैं, बुखार है तो एंटीबायोटिक खा ली, ये है तो एंटीबायोटिक खा ली। एक बात बताइए, अगर आपको वायरल है, एंटीबायोटिक क्या करेगा उसमें? वो एंटीवायरल नहीं है, वो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया वगैरह पे काम करती है। दैट एंटीबायोटिक दैट यू टेक वर्क्स ऑन बैक्टीरियाज एंड ऑल, बट आपको वायरल है फिर भी एंटीबायोटिक खा ली। इससे नुकसान क्या होता है? द जर्म्स इन योर बॉडी दे गेट रेसिस्टेंट टू बायोटिक्स। अगर आप एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, इवोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है, इवोल्यूशन नाम, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई वुमेन आर फिजिकली वीक देन मेन इन द वर्ल्ड? इवोल्यूशन, बिकॉज सिंस बिगिनिंग दे वर नॉट अलाउड लाइक हंटर एंड गैदरर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ हंटर्स होते थे वो मैन होते थे, दे गो आउटसाइड एंड यूज्ड टू हंट। जो मेजॉरिटी फीमेल होती थी वो घर पे रहती थी एज अ गैदरर। तो ये डिवीजन शुरुआत से रहा, इसलिए दे आर फिजिकली वीक। अगर दे विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ हंटिंग टीम, तो दे विल बी इक्वली फिजिकली कैपेबल। जो फिजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, वीक बॉडी डिफरेंस, वो इसलिए है बिकॉज इवोल्यूशन डिफरेंट हुआ, क्योंकि हमने रोल डिफरेंट दिए दोनों को। Evolution decides everything, and same goes here. If you take too many antibiotics, so that antibacteria in your body
it will get resistant to antibiotics, it will evolve itself. फिर क्या होगा at a later stage, अभी तो आप यंग है तो आपकी बॉडी डैमेज झेल लेगी, बट व्हेन यू विल बी ओल्ड एंड यू विल गेट सम बैक्टीरियल डिजीज, तब आप पे कोई एंटीबायोटिक नहीं चलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी एंटीबायोटिक खा चुके हैं. वट एवर बैक्टीरिया दैट वर प्रेजेंट इन योर बॉडी, यंग में आपको नहीं पता लगता बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, इट कैन फाइट विद इन्वेजन्स. बट व्हेन यू आर ओल्ड, इवन अ स्मॉल इन्वेजन हर्ट्स यू, एंड देन द डॉक्टर एडमिनिस्टर्स यू एंटीबायोटिक, और फिर क्या होगा, एंटीबायोटिक काम नहीं करती, एंड दैट्स हाउ यू डाई. दैट इज कॉल्ड, सबको समझ में आया एमआर क्या है? Antimicrobial resistance take place when you take too much of antibiotic and self medication that may treat the disease that you have right now, but it also hurts the other component. इसलिए it is always advised, do not go for self medication, or at least go to a proper doctor. That quacks की बात नहीं कर रहा मैं, जो हर नुक्कड़ पे मिलते हैं, जो कुछ मिला मिलू के दे देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, प्रॉपर डॉक्टर्स. सबको क्लियर है? तो एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए. उसी से क्या होता है, एएमआर होता है. अब रीसेंट रिपोर्ट ये है कि एएमआर जो है स्प्रेड कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, एंड इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ इंडिया, इट्स अ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड. बात ये है कि डेवलपिंग कंट्री में इट इज अ सीवियर प्रॉब्लम, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री में एक्सेस टू हेल्थ इज अ कॉस्टली अफेयर. आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका कम से कम 400-500 रुपए का खर्चा मिनिमम होगा. ठीक है, इफ यू गो टू हॉस्पिटल, अगर सरकारी भी जाएंगे तो आने जाने का खर्चा तो मिला ही लीजिए, और खाने पीने का भी. बट इन case of developed country, it is easily available, but still this AMR is a problem with around the world. Clear सबको what is the AMR issue and how we can deal with this? Do not go for self medication. क्या हुआ, ये मक्खी फिर आ गई. चलो बेटा हटो, यूपीएससी हो गया तुम्हारा, चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए वो है ना एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है. और अनदर थिंग, वी आर यूजिंग देम इन, ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि व्हाट वी आर डूइंग, जो जानवर वगैरह बीमार पड़ते हैं उनमें भी हम एंटी माइक्रोबियल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं. एक्वाकल्चर, फिशरी वगैरह जो आप करते हैं, प्रॉन्स वगैरह खाई हैं कभी? नहीं खाई हैं, तो वो जो होता है वो उसी को होता है एक्वाकल्चर. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज एनिमल्स आल्सो हैव डिजीज, उसमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं. उससे क्या होता है, एंड अल्टीमेटली यू ईट देम. So what happens is, it also the resistance that was created within the body of the animal, when you consume them, you also get that. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सेल्फ मेडिकेशन, too much use of antibiotics and use of antimicrobials in agriculture, animal husbandry and aquaculture. Clear to everyone? चलिए, कंसिक्वेंस तो आप समझ ही गए. टपक ये कहाँ बैठ गई फिर? बाप रे. चलिए अगली न्यूज जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारे पास. ग्रेन स्टोरेज प्लान, इसे जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेन स्टोरेज प्लान इज अ वेरी गुड स्कीम दैट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और टाइम खत्म हो गया, मैं जल्दी से स्कीम के बारे में बता देता हूं. ठीक है. व्हाट इट फोकस ऑन, इट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ गोडाउन्स एंड other agriculture infrastructure at the level of PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज. अब ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं. अरे यार ये कहाँ बैठ गई फिर, रिंग कैसे हो रहा है. चलिए हाँ जल्दी से कोऑपरेटिव के बारे में बात कर लेते हैं. पैक्स क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. इट इज अ लाइक ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव कैसे है, कोऑपरेटिव जो है फंडामेंटल राइट है सबका. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव्स को ऐड किया था. टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन. या तो बात सबको. और नाउ वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हेडेड बाय अमित शाह. वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव क्या होता है, बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर अ वेंचर. अब जैसे मान लेते हैं लॉट ऑफ पीपल, जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, इट इज हार्ड टू गेट क्रेडिट. अगर आप बैंक जाएंगे वो 10 सवाल पूछेंगे. ठीक है, दे विल बी लाइक ब्रिंग दिस पेपर, ब्रिंग दैट पेपर, एंड इफ यू वुड बी हैविंग दैट पेपर, आप वहां क्यों बैठे होते. मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरियाज में पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड्स. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट रिकॉर्ड दे कैन नॉट अवेल बैंकिंग क्रेडिट, एंड देन दे हैव टू डिपेंड अपॉन द साहूकार्स. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद साहूकार्स, दे डिमांड 3 थिंग्स: जड़ जोरू जमीन. The
जर जोरू जमीन, ये हमेशा होता था। द मनी, द वाइफ और द प्रॉपर्टी। हाँ जोरू वाइफ होता है भाई। इतना क्या शौक हो रहे हो? तो आप, हाँ मैं मानता हूँ इन जमींदारों ने बहुत ड्रामे मचाए हैं जिंदगी में, और शायद उसी का पश्चाताप कर रहे हैं हम भी कभी जमींदार हुआ करते थे। जैसे मुझे नहीं पता, मैं तो आई हैव नॉट लिव्ड इन रूरल एरियाज, आई एम दिल्ली बोर्न एंड ब्रॉट अप, बट माय ग्रैंडफादर वाज अ जमींदार। देयर वर आई थिंक 6 to 7 विलेजेस अंडर हिज कमांड, ओन्ड बाय हिम। ठीक है, हाँ मतलब ग्रैंडफादर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा है। नहीं, what I'm trying to emphasize is that he used to have, अब मैंने तो कभी एंजॉय नहीं करी वो लग्जरी, बट माय पेरेंट्स एंड दे यूज्ड टू हैव, अब 6 to 7 विलेजेस आपके खुद के प्रॉपर्टी में थे, तो सब कुछ आपका था। ठीक है, एंड हाउ दे गॉट इट, सेम मैकेनिज्म, दे यूज्ड टू गिव मनी। और किसी को, हर किसी को जरूरत पड़ जाती है कभी ना कभी, यू हैव अ मेडिकल इमरजेंसी और समथिंग, यू नीड मनी, दे गिव मनी एंड देन दे गेट योर थंबप्रिंट ऑन अ पेपर, उस पर वो लिख देते थे दैट इफ यू कैन नॉट पे मी, और दे यूज कंपाउंड इंटरेस्ट, cyclic. So what they do, over few years, if you are unable to pay within a few years, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा, it will be more than the principal. आपको 100 रुपए देके 200 रुपए का इंटरेस्ट होगा, and then that's how they used to capture your property, your wife or your entire family. Sometime the entire family of that farmer used to serve at the landlord for generations. जो लोन कभी खत्म ही नहीं होता था, पता नहीं कैसा लोन होता था। टू अवॉइड दिस, और आज भी ये कॉमन प्रैक्टिस है, लॉट ऑफ लैंड, अब तो चलो वाइफ तो नहीं ले सकते, लीगल लॉ हो गया हमारे पास, बट एटलीस्ट लैंड अभी भी कैप्चर हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज कि पीपल लूज देयर लैंड। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बैंक्स। बैंक्स समझिए, बैंक्स इज नॉट ओनली अबाउट प्रोवाइडिंग मनी, बैंक्स इज ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग एडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बैंक होगी, वो प्रॉपर लोन देगी, नहीं रिकवर कर पाई तो आपको पता है सरकार माफ कर देती है वैसे ही फार्मर्स का। ठीक है, अगर नहीं भी हो, along with the loan that bank will give advice also. आपको सिर्फ लोन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगी, बैंकिंग एडवाइसेस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अ फार्मर गोज फॉर अ लोन टू अ बैंकर, he will not only give the money, he will give the farming advice. That's how we recruit them. जो रूरल एरियाज में बैंक होती है, जैसे आरआरबीज वगैरह, इनमें द रिक्रूटमेंट दैट वी टेक प्लेस, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू रूरल इकोनॉमी। उनका जो पेपर होता है उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन किस पे आते हैं, रूरल इकोनॉमी पे आते हैं। बात समझ में सबको? तो फॉर दैट वी हैव अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। ये स्ट्रक्चर मैंने इसमें दिया है, इसे एज इट इज याद रखना सब लोग। कोऑपरेटिव्स में यू हैव रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। रूरल में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और विलेज लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म होती है वो आपको पता है, स्टेट कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव। अब जल्दी से समझते हैं, पैक्स। पैक्स आपकी हो गई विलेज पे, सेंट्रल हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट कोऑपरेटिव हो गई आपकी स्टेट लेवल पे। बट रिमेंबर दिस थिंग, ये फैक्ट याद रखिएगा सब लोग, पैक्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, दैट इज आरबीआई। जो आरबीआई है, this is a Bank of India, which is a regulator of banking system in India. It regulates all the banks in India under which law? Banking Regulation Act. PACs are outside banking regulation. को समझ में आई बात? ठीक है, स्टेट्स रेगुलेट करती है। जहां तक बात है आपकी स्टेट कोऑपरेटिव्स एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स की, हु रेगुलेट देम? दे नहीं, स्टेट रेगुलेट नहीं करती, पूरा सुन लो यार। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट, बट दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये फर्क याद रखिएगा, पैक्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, दे आर एक्सक्लूसिवली गवर्न्ड बाय स्टेट्स। रिमेनिंग कोऑपरेटिव्स आर ड्यूली गवर्न्ड, their administrative function is controlled by the concerned state, their financial functions are controlled by RBI. सबको समझ में आया? और इनका पर्पस आपको समझ में आया, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू क्रेडिट। तो जो नई सरकार स्कीम लाई है जिसका नाम है फूड ग्रेन स्कीम, कहां गई यार, ग्रेन स्टोरेज प्लान, अंडर दिस पैक्स विल बी द प्राइमरी पॉइंट। इसमें क्या होगा, अंडर दिस there will be creation of godowns and other agriculture infrastructure at the level of PACs. जो विलेज पे एक पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है,
वो क्या बनाएगी, आपके स्टोरेज हाउसेस बनाएगी। इसका फायदा फार्मर के पास, देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट ग्रो पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल समझते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, दे ग्रो ओनली राइस व्हीट, क्यों, स्टोरेज का इशू आता है। We do not have proper cold storage infrastructure. Now under this what we are creating at the level of packs. तो आप क्या करेंगे, grow your commodity, go to a packs, give it to them. उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, रिसीट मिलेगी। That receipt you can use for transaction. अब आपको commodity, आपने देखा होगा ना, जो मंडीज होती है उनके बाहर लोग ट्रक लेके खड़े होते हैं, ट्रक में उनका प्रोड्यूस होता है, वो नहीं करना। All you have to do is have your produce, take it to a pack and put in their godown. They will give you a receipt. Take that receipt and go to market. जो भी आपको सेल करना है, go to the market and then negotiate the agreement, give that receipt to that person. वो जाके कहां से ले लेगा, पैक से जाके। जैसे फायदा क्या हुआ, you do not have to take your commodity here and there. बात समझ में आई, एक जगह पे कमोडिटी रहेगी, आपकी सेल हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म इसमें जो लाया गया है, that packs can buy. Rather than you putting commodity and selling around the market, you can sell directly to packs. They will give you the money MSP पे, enjoy करो, ठीक है। और जो रिसीट की जहां तक बात है, that receipt you can also use for what, लोन। वो रिसीट एक प्रॉपर मॉर्टगेज है। अंडर द लॉ नो बैंक कैन से नो टू द मॉर्टगेज। जैसे मॉर्टगेज मांगते हैं ना, आप जाते हैं बैंक पे लोन, क्या कहता है, पुट सम मॉर्टगेज। तो व्हाट अ फार्मर कैन डू, have your commodity, put into an agriculture warehouse, take the receipt, take the loan, start the next cycle. In the time, find somebody to sell the crop. जैसी बिकेगी पे कर देना। सबको समझ में आया? इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म। और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर, वुमन इशू एंड सोशल इश्यूज यूपीएससी का फेवरेट पॉइंट है, हमेशा इसमें पूछता है वो। क्लियर? चलिए, हमारा टाइम से ज्यादा कर लिया हमने। कोई क्लास आप लोगों की अभी? तुम्हारी क्लास है ना? एक लास्ट न्यूज रह गई है, शायद साइक्लोन वाली है ना, देखना। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन्स, आपको पता है, लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। चलो 5 मिनट और ले लेते हैं, बस 5 मिनट। साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम। कैसे होता है, विंड जो होती है, आप लो प्रेशर, आपको विंड कहां से कहां चलती है, लो से कहां, विंड जो होती है, विंड क्या है, इज अ ब्लोइंग एयर। द ब्लोइंग एयर ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो देयर इज अ फोर्स कॉल्ड कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स ऐसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ योर ग्रेडियंट्स ऑफ इक्वेटर्स, जो आपके बनाते हैं इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न वगैरह, जो, क्योंकि अर्थ इज नॉट लाइक अ स्क्वायर, इट्स अ फ्लैट अबव। तो बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट, द एयर एंड एवरीथिंग bends. That is called Coriolis. Coriolis force, basically understand, it's a force that bends the air. Coriolis force is the force that bends the air, simply stating. अब मान लेते हैं लो प्रेशर में कैसे होगा एयर, लो प्रेशर जोन है तो एयर विल रश टुवर्ड दैट, बट कोरियालिस कम्स इनटू प्ले। ये सीधा आना चाहेगी एयर, पर कोरियालिस के कारण क्या होगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी, तो सारी एयर मुड़ जाएंगी ऐसे करके, और ये क्या कर जाएगा, साइक्लोन। सबको समझना साइक्लोन कैसे बनता है, एयर सारी एक लो प्रेशर में जाने की कोशिश करती हैं, बट बिकॉज देयर इज कोरियालिस, वो सीधी नहीं जा पाती, उन्हें थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है, और मुड़ने से क्या होता है, एक साइक्लोन बन जाता है। समझ में आ रहा? बाकी डिटेल ज्योग्राफी में हो जाएगी, मैं थोड़ा समझाया आपको, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई? दैट्स हाउ साइक्लोन्स आर मेड। अब प्रॉब्लम क्या होती है, साइक्लोन ऑन अ लो प्रेशर सिस्टम। साइक्लोन कर क्या रहा है, देखिए, ये एयर को शक कर रहा है, इज इट डूइंग दैट? अब इमेजिन करते हैं देयर इज अ साइक्लोन इन अरेबियन सी, तो व्हाट साइक्लोन विल डू, इट विल टेक अवे द मॉइस्चर फ्रॉम द मॉनसून। मॉइस्चर, मॉनसून में क्या होता है, लो प्रेशर जोन बनेगा इंडिया पे, हाई प्रेशर जोन बनता है आपका ये मेडागास्कर जो भी जगह है वहां पे हाई प्रेशर जोन, और एयर कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब मेडागास्कर, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन से जब एयर्स आ रही होती है इंडिया की तरफ, तो वो किसके ऊपर से गुजरती है, इंडियन ओशियन के ऊपर से, उसमें वो क्या करती है, मॉइस्चर को पिक कर लेती है, और जब वो इंडिया में पहुंचती है, वो क्या करती है, रेन कर देती है। यही आपका मानसून होता है। बट अगर उस समय मान लेते हैं वहां पे साइक्लोन बन गया, तो साइक्लोन क्या करेगा, जो मॉइस्चर है, जितना मॉइस्चर है, आपका विंड जो आना चाहती थी इंडिया में, उनसे क्या करेगा, खींच लेगा।
तो इंडिया में मॉनसून डिले हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो साइक्लोन इंडिया में मॉनसून डिले भी कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता है। अब मान लेते हैं एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना है, तो बे ऑफ बंगाल वाला साइक्लोन क्या करेगा, जो एयर्स आ रही हैं अरेबियन सी से उन्हें अट्रैक्ट करेगा, तो वो कहां जाएंगी, इंडिया पे जल्दी आ जाएंगी। सबको समझ में आ रहा है? तो साइक्लोन तो पहले आप समझ गए, और दूसरा साइक्लोन कहां पैदा हो रहा है, where the cyclone is being born, what is the frequency, what is the intensity that can either intensify the monsoon or weaken the monsoon। सबको समझ में आया? लोकेशन का गेम है सारा। जहां पे जैसे अब जापान में मान लो, जापान के पास कोई साइक्लोन बनता है तो वो इंडियन मॉनसून को वीक करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, वीक करेगा, क्योंकि जो एयर इंडिया की तरफ आनी चाहिए थी वो कहां चली जाएंगी, जापान की तरफ चली जाएंगी। सबको समझ में आया? तो एयर जो आपका इंडियन ओशन से, मेडागास्कर के रीजन से इंडिया की तरफ आ रही थी, वो किधर डाइवर्ट हो जाएंगी, जापान की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, तो इंडियन साइक्लोन वीक हो जाएगा या डिले हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ साइक्लोन इंटरेक्ट्स विद मॉनसून। सबको समझ में आ गया? चलिए, तो मैंने रफली बताया। बाय बाय, देन वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे विद सम करंट अफेयर्स। वेलकम, वेलकम प्रतीक्षा।